अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ये क्या है? फाइल बड़ी ज़ोर से उसके आगे पटकी गई थी। फाइल है सर। उसने सोचा कि शायद बॉस भूल गए हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। इसलिए उसने शोहे से तस्दीक की। मिस कबीशा मलिक, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मैंने कौन सी फाइल लाने को कहा था, कुछ याद है? और यही तो कबीशा मलिक की प्रॉब्लम थी कि उसे कही गई बात फ़ौरन भूल जाती थी। ये तो फिर फाइल थी जो उसे दफ्तरी अलमारी में ठूसी हुई फाइलों के अंबार से बरामद करनी थी, और उसे ढूंढने की कोशिश करती हुई वो मज़कूरा फाइल का नाम भूल चुकी थी। लेकिन खाली हाथ जाकर अपनी कोताही का एतराफ़ करना रोहान मलिक के कड़े तेवरों को मज़ीद तैश दिलाना था। सो वो कोई और फाइल उठाकर ले आई। अब बोलती क्यों नहीं है? खफगी से पूछा गया। सर, आपने यही फाइल कही थी, वो मुसर थी। मिस कबीशा मलिक साहिबा, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि काम करते हुए अपनी आंखें और दिमाग हाजिर रखा करें, लेकिन आपको फजूल किस्म के ख्यालों से फुर्सत मिले तो काम करें ना। मुझे ये बताएं कि आप हर वक्त रहती कहाँ हैं? काम तो आपसे होना नहीं, और ये मुलाजमत आपने बस मुझे जिच करने के लिए की है। कल से आपको कहा है कि लगारी एंड सन्स के फाइल ला कर दें, ताकि इसके हिसाबात चेक करके आज की बिजनेस मीटिंग में नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो, और शाम 4 बजे से कबल हमारी कंपनी की तरफ से ये फाइल मुकम्मल करके हर सूरत इन्हें भिजवानी है। लेकिन आप इतनी कुंद जहन और गवी दिमाग की मालिक हैं कि आप 2 दिन बाद ये 3 साल पुरानी फाइल उठाकर चली आई हैं। रूहान मलिक ने उसे गुस्से से कहा तो सर झुकाए, आंखें नीचे किए, पलकें चिपक चिपक कर वो आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। कुछ देर उसे घूरते रहने के बाद वो दोबारा तल्ख और तंज़िया अंदाज में बोला, जितना वक्त आप इस अच्छे भले चेहरे पर नक्शो निगार बनाकर इसे बिगाड़ने में मसरूफ़ करती हैं, अगर वही वक्त और ध्यान अपने काम पर दें तो बहुत सौ का भला हो जाए। कबीशा मलिक के आंसू रुखसार पर फिसल आए। चेहरे पर हद दर्जा शर्मसारी थी। अगर वो तन्हाई में उसे इतनी डांट पिलाता तो उसे इतना महसूस ना होता, कि फिर तो वो खुद उसे बहुत कुछ सुना देती। लेकिन अपने दोस्त के सामने ऑफिस में बुलाकर खसूसी तौर पर डांटना उसे बहुत बुरा लगा था। फिर शीशे के दरवाजे के पार ऑफिस के दूसरे लोग भी काफी देर से उसकी दुर्गत बनते देखकर मुतवज्जो हो गए थे। टेबल के दाएं तरफ चेयर पर बैठा रूहान मलिक का गहरा दोस्त अमार पछता रहा था कि वो क्यों इस वक्त आ गया। उसकी मौजूदगी के बायस बेचारी लड़की मजीद शर्मिंदगी का शिकार हो रही थी। रूहान मलिक ने बेरुखी से कहा तो वो जो अब तक खड़ी उसकी झाड़ से फैज़याब हो रही थी, फौरन से पेशतर बाहर निकली, और इसके रुखसार पर फैलते आंसू अमार को डिस्टर्ब कर गए। वो जो खामोश बैठा था उठकर रूहान मलिक के पास आया और अफसोस भरी आवाज़ में बोला, इंतहाई जालिम और सख्त किस्म के बॉस हो तुम। अंकल ठीक कहते हैं कि जब से तुमने ऑफिस बाकायदा तौर पर ज्वाइन किया है, पूरे अमले का खून खुश्क किया हुआ है। क्या ज़रूरत थी उस बेचारी को मेरे सामने खसूसी तौर पर बुलाकर डांटने की? तुम नहीं जानते यार, तंग आ गया हूँ मैं। मौसूफ़ा मेरी मौजूदगी में काम करते हुए बदहवासियों का शिकार होती रहती हैं, और तुम जानते हो कि मुझे अपने काम में कोताही बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि यह मोहतरमा कोताहियों का मजमुआ है। रूहान मलिक का अंदाज उकताहट भरा था। अगर वो इस कदर कोताहियां करती है तो तुमने इसे इतनी अहम पोस्ट पर क्यों रखा हुआ है? अमार ने हैरान होकर पूछा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल करना चाहती हैं मौसूफ़ा। इन दिनों बीए के एग्ज़ाम देकर रेस्ट पर हैं। इनके वालिद बचपन के दोस्त हैं पापा के, और इन्हीं की सिफारिश पर ये मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। अगर तुम इनका तालीमी रिकॉर्ड देखो तो दंग रह जाओ। ओ लेवल, ए लेवल, CCA, हर दफ़ा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पोजीशन। पता नहीं यार, इम्तिहानी मराकज़ में लिखते हुए कभी ऐसी खाली और जहनी का शिकार नहीं हुई। ये सारा नज़ला मेरे ऑफिस में ही गिरना था। वैसे ख़वातीन से मुखातिब होते हुए तुम्हें ज़रा एहतियात और नरम रवि का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ासकर इस वक्त जब सामने कबीशा मलिक जैसी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लड़की मौजूद हो। अमार के तौसीफ़ी अंदाज पर उसने रूहान मलिक से कहा था, अपने जज्बात, ज़ुबान और दिल पर कंट्रोल रखो। मौसूफ़ा आने वाले दिनों में तुम्हारी भाभी के दर्जे पर फाइज होने वाली हैं। ओह नहीं, वो उछला। मुझे इब्रार भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अच्छी खासी स्मार्ट बीवी और 4 बच्चों की मौजूदगी में ये नामाकूल हरकत करेंगे, जबकि ऐसे खूबसूरत हादसे के लिए मैं मौजूद हूँ। इन्हें मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? कम ऑन, मैं तुम्हारे इब्रार भाई की बात नहीं कर रहा। रूहान ने उसकी पटपट चलती जुबान पर चिढ़कर कहा तो अमार भवें उचकाकर बोला, इससे इतना अहम रिश्ता बनाने का तय कर रखा है तो फिर ये ड्रामे क्यों कर रहे हो? बेचारी को ऑफिस बुलाकर जलील करना, बात बात पर डांटना, ये सब करने के बाद वो तुमसे शादी करने पर राज़ी हो जाएगी? वो ऑलरेडी राज़ी है और हमारी बाकायदा इंगेजमेंट हो चुकी है। वो अब इत्मीनान से बोला,
तो अमार अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखे मुझे बताए बगैर मंगनी शुदा हो गए। गर्दन तो छोड़ो यार, तुम कनाडा गए हुए थे, परसों ही तो आए हो, और आज मैंने बता दिया है। अमार वापस अपनी सीट पर बैठ चुका तो उसे देखते हुए उलझन आमेज आवाज़ में कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी मंगेतर होते हुए वो इतने आराम से तुम्हारी डांट कैसे सह लेती है। बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक तो उसे ये तमाम अशिया उठाकर तुम्हारे सर पर मारनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा निकाह भी हो चुका है और जाहिर है वो अपने शौहर को ऐसे बेइज्जत तो नहीं कर सकती ना, जबकि ऑफिस के लोग हमारे रिलेशन को जानते भी नहीं हैं। रोहान ने कुर्सी की बैग से सर टिकाते हुए आराम से कहा तो अमार के तेवर यकायक जारहाना हो गए। उसने मेज़ की एक तरफ रखी फाइलें उसके सर पर दे मारी और तेज़ आवाज़ में बोला, कमीने, ब्रेक लगा लगा कर बता रहा है, अब कुछ देर बाद कह देना कि तुम्हारे बच्चे भी हैं। यार अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी अचानक हार्ट प्रॉब्लम से, तो जल्दी से निकाह करना पड़ा। अभी 2 हफ्ते कबल ही हुआ है। रोहान ने उसे ठंडा करने की कोशिश की और बेल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम बैठो, मैं कॉफ़ी मंगवाता हूँ। बको मत, खुद पी लेना। मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ अमार, नाराज़ मत हो, वो बेबसी से बोला। शट अप, बात मत करो मुझसे, वो गुस्से से कहते बाहर निकला तो रोहान ने दोनों हाथों में सर दे लिया। अभी घर जाके कबीशा की लगाई गई शिकायत का नतीजा भी भुगतना था। उसने बेचारगी से मुंह पर हाथ फेरा और मुसलसल बजती फ़ोन की बेल पर सर्दी सी सांस खींचकर रिसीवर उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कबीशा की अम्मी बात कर रही थी, इसलिए वो बस सुलझे अंदाज में बोल रहा था। आप फिक्र ना करें, मैं उसे खाना खिला दूंगा। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। रिसीवर रखकर उसने कुछ सोचते हुए बाहर झांका तो कबीशा बहते आंसू पोंछते हुए कुछ लिख रही थी। रोहान मलिक को पछतावा सा हुआ। इसे रोते देखकर उसने पहले तो अपने मैनेजर को बुलाकर लगारी एंड सन्स की फाइल लाने को कहा। फाइल लेकर उसको चेक करके मैनेजर को ज़रूरी हदायत दी और इंटरकॉम का बटन दबाकर दूसरी तरफ से रिसीवर उठते ही बोला, कबीशा, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम भी आ जाओ, कहीं बाहर लंच करते हैं। बात मत करें मुझसे और अपनी ये नवाज़ें किसी और पर करें, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने गुर्राते हुए रिसीवर पटका तो रोहान चंद लम्हे टू टू करते रिसीवर को घूरता रहा, फिर दोबारा बटन दबाकर उसे कान से लगाया। कबीशा, फ़ोन बंद मत करना, आराम से मेरी बात सुनो, वो रुसान से बोला। चैन नहीं है आपको, क्यों तंग कर रहे हैं? वो ऐसा आवाज़ में दांत पीसते हुए बोली, ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे एक्सक्यूज़ करना है। नहीं आना है मुझे, आराम से बैठे रहे, कहकर उसने ठक से फ़ोन बंद कर दिया। तो वो प्यून को बुलाकर बोला, मिस कबीशा मलिक को फ़ौरन ऑफिस भेजो और अगले घंटे तक मुझे कतई डिस्टर्ब ना करना। अगर कोई मिलने आए तो कह देना साहब मीटिंग में है। प्यून मुअद्दब अंदाज में हुक्म सुनकर बाहर निकला और रोहान ने गहरा सांस खारिज करते हुए टाई की नाट ढीली की और नज़रें दरवाजे पर जमा दी। मैडम, आपको बॉस ऑफिस में तलब कर रहे हैं। वो जल्दी हुई उठी और धाड़ से दरवाज़ा खोलकर ऑफिस में दाखिल हुई। पहले कम बेइज्जती की थी आपने, जो दोबारा तलब फरमाया है। गुस्से में उसका लहजा नहायत मुहज़्ज़ब हो जाता था। लाइट पर्पल कलर का मॉडर्न ड्रेस पहने, गुस्से से सुर्खोती तीखी नाक और शरबती आंखों में तैश की लहर लिए बिगड़े तेवरों के साथ भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अचानक गुस्सा आ गया था। रूहान उसे गौर से देखते हुए बोला, क्या सिर्फ यही कहने के लिए बुलाया है? उसने सख्त लहजे में कहा। इधर आओ, आराम से बात करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बैग पर बने कमरे की सिमत बढ़ा, जो वो ज़रूरत या ख़राबी तबीयत के बिना पर इस्तेमाल करता था। मगर वो उसका हाथ झटक कर बोली, यहीं कहीं क्या कहना है? यहाँ तो तकरीर करने वाले अंदाज में बोलकर तुम पूरे ऑफिस के अमले को सुना रही हो। अपनी इज्जत की तो बड़ी फिक्र है, और जो मुझे इतना कुछ सुनाया किसी के सामने, मेरी तो कोई अहमियत नहीं। तुम ऐसा आवाज़ में बात नहीं कर सकती हो। उसके चिल्लाकर बोलने पर वो चिल्लाया। अपने लहजे पर भी कभी गौर फरमा लिया करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमरे में चलकर बात करो। मुझे पता है कि बोलते वक्त तुम्हारे गले में लाउड स्पीकर फिट हो जाता है। तुम सुकून से बात करो तो क्या हो जाएगा? सुकून या बेसुकूनी, मुझे किसी भी अंदाज से आपसे बात नहीं करनी। वो रूखेपन से बोली, इतने रोमांटिक मौसम में इतनी जालिम तो ना बनो। देखो मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है। उसने आसमान पर छाए बादलों की तरफ इशारा किया, फिर उसके करीब आकर कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। मेरे जुल्म की बात कर रहे हैं, और वो जो कुछ देर पहले आप कर रहे थे वो रोमांटिक सीन था। उसने चुभते हुए अंदाज में कहा, तुम हरकतें भी तो ऐसी करती हो कि गुस्सा आ जाता है। अब सॉरी कर तो लिया है, लेकिन मुझे इस माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं, और ना किसी मेहरबानी की। अब मुझे बुलाया तो सर तोड़ दूंगी। वो जाने के लिए मुड़ी। कबीशा, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें ज़बरदस्ती ले जा सकता हूँ। मनाते मनाते उसका पारा चढ़ने लगा। आपके बस की बात नहीं है। अपने स्टाफ से तो ये रिलेशन खुफिया रखा हुआ है, और ज़बरदस्ती करके अपनी पोजीशन ऑकवर्ड करना, इतनी हिम्मत आपकी नहीं कर सकते। उसके तंजिया लहजे पर वो बल खा गया, जबकि वो जाकर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। रोहान के साफ इनकार पर सुलगता हुआ कुछ देर बाद ही उसकी टेबल पर दोनों हाथ जमाए हुए मजबूत अंदाज में बोला, चलो उठो। कबीशा चेहरा नीचे के यूं ही दराज खुलकर देखने लगी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अब बाजू से पकड़कर वह सख्ती से बोला। तो अपने काम में मगन लोग बॉस की इस कैफियत में दम साधे देखने लगे।
वो तमाशा बनते देखकर मजबूरन उठ गई। KFC के खूबसूरत हॉल में बैठी बेरुखी और नाराज़गी का तासुर चेहरे पर जमाए वो रोहान मलिक की शानदार पर्सनैलिटी को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए थी। मेन्यू कार्ड बगैर देखे उसने परे कर दिया और बेतौजी से माहौल को देखने लगी। खाना खा लो, मुझे मालूम है कि तुम बगैर नाश्ता किए घर से निकली हो। रोहान के मुतवज्जो करने पर उसने मुंह फेर लिया। बेअख्तियार एक नज़र मेज़ पर सजी डिशेस पर गई तो मुंह में पानी भर आया। रोहान ने ये महसूस करके दिल ही दिल में मुस्कुराकर खुद को दाद दी। उसने खाने के लिए फ़ौरन हाथ बढ़ाकर आगाज़ करना चाहा, मगर सामने पड़ी मज़े मज़े की डिशेस को नज़रअंदाज करना भी उस जैसी भूख की कच्ची के लिए नामुमकिन था। और डिशेस भी वो उसकी मनपसंद थी। खाओ ना, क्या सोच रही हो? रोहान ने शहादत की उंगली से टेबल पर नॉक करते हुए कहा तो वो खिलाफे तवक्को खाना शुरू हो गई। भूखी कहीं की, मैं जानता था तुमसे रहा नहीं जाएगा। रोहान के चेहरे पर इत्मीनान और लबों पर मुस्कुराहट थी। कबीशा ने कनखियों से उसके चेहरे का तासुर देखा तो फ़ौरन हाथ खींच लिया। मेरा ख्याल था कि तुमने सॉरी करके ये मामला ख़त्म कर दिया है, मगर तुम्हारी नाराज़गी तो अभी तक बरकरार है। उसके अचानक हाथ रोकने पर रोहान ने कहा तो वो दोबारा खाने लगी। चलो शुक्र है, तुम्हारा गुस्सा तो तुम्हारे खाने से साफ़ हो गया। वो उसे देखते हुए तशक्कुराना अंदाज में दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ, ये मत समझिएगा कि अगर मैंने खाना खा लिया तो आपसे नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। कार में बैठने से कबल वो तड़क कर बोली तो उसके पल पल बदलते मूड पर वो बस देख कर रह गया। तेज़ हवा के बाइस उसके सिल्की बाल उड़ उड़ कर चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें बेदर्दी से वो पीछे धकेल देती थी। और ओपीम की दिल फरेब सी महक उसके वजूद से उठकर रोहान मलिक की सांसों को छू रही थी। ये फ़ज़ा है गवाह, हम करेंगे वफ़ा कह रही है हवा, हम ना होंगे जुदा, हमने वादे किए आज कस्में उठा। किशान की खूबसूरत आवाज़ सुर बिखेरते हुए रोहान मलिक की धड़कनों में खुशगवार सा तासुर पैदा कर गई। उसकी बेअख्तियार सी निगाह दोबारा भटकती उसके ख़दोखाल की दिलकशी में उलझी। कबीशा बाहर देखते हुए फ्रंट डोर के बिल्कुल साथ लगी हुई थी और दरमियान में जगह खाली छोड़ी थी। उसकी एहतियात पर ज़ेरे लब मुस्कुराकर वो उसे मज़ीद गौर से देखने लगा। गाड़ी बहुत स्लो अंदाज में चल रही थी। फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा था। एक हाथ स्टीयरिंग को और दूसरा उसे गिरफ्त में लिए हुए था। छोड़े मुझे, वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। उसने धमकी दी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा कूदो ज़रा, मैं भी तो देखूं तुम कितनी बहादुर हो। और अगले सेकंड तेज़ रफ्तारी से खुद को छुड़ा के अपनी तरफ का डोर खोले बाहर सड़क पर कूद गई। सड़क पर गिरते ही पेशानी के दाएं तरफ से और बाएं टांग के घुटने से खून निकलना शुरू हो गया था। ओ गॉड! उसने जल्दी से ब्रेक लगाए और बाहर निकला। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी तेज़ी से अपनी बात पर अमल कर देगी। उसका ख्याल था वो महज उसे बाज रखने के लिए धमकी दे रही है, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया था। अब तासुब से होंठ भींचे उसे उठाकर गाड़ी में बिठा रहा था। फिर बैंडेज करवाकर उसे घर छोड़ने के बजाय अपने घर ले आया। राहिला बेगम कबीशा को ज़ख्मी देखकर घबराई तो रोहान ने तसल्ली दी, अम्मी घबराएं मत, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब मेडिकल ट्रीटमेंट ले ली है, इसे जूस वगैरह दें और फिर ड्राइवर के साथ जाकर घर छोड़ाएं। आंटी आज ऑफिस में अपने दोस्त के सामने बुलाकर इन्होंने मुझे इतना डांटा, फिर ज़बरदस्ती लंच के लिए ले गए और वापसी के सफ़र में वो उनके गले लगे रोती हुई बता रही थी कि और कुछ कहने से पहले ही रोहान ने उसे खींचा और आगे होकर बोला, इसे सिर्फ आइसक्रीम लेकर दी थी कि इसका मूड ठीक हो सके, लेकिन इसने आइसक्रीम लेने के बजाय चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। इतने धड़ल्ले से झूठ बोलने पर लम्हा भर को तो वो गूंग रह गई। सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये हकीकत तो ये है कि वो तब कर असल बात बताने लगी तो रोहान ने उसे घूर कर देखा और सख्ती से बोला, शट अप, ख्वामखा बोले जा रही हो। रोहान तुम इतने अच्छे नहीं हो, ठीक तरह से बताओ कि तुमने ऐसा क्या कहा है, इसे राहिला बेगम ने रोहान को बगौर देखते हुए पूछा तो वो जुज़बुज़ हुआ, बिलीव मी मामा, मेरा कोई कसूर नहीं है, इसे शौक लाहक हुआ था चलती गाड़ी से जिम्नास्टिक का मुजाहरा दिखाने का। झूठ पर झूठ बोलकर खुदा के कहर को आवाज़ मत दें, मुझे जिम्नास्टिक का शौक लाहक नहीं हो रहा था, बल्कि आपके अपने होशो हवास रुखसत पर पहुंचे हुए थे। कबीशा ने जलते भुनते कहा, कैसे आराम से खुद पर बात आने नहीं दे रहे। उसे गुस्सा आ रहा था इस बहतान तराशी पर। उसे अब कोई ज़रूरत नहीं रही जूस वगैरह की, लाओ मुझे दो, बोल बोल कर मेरा दिमाग और स्टेमिना ज़्यादा खर्च हुआ है। आगे होकर उसने कबीशा के हाथ बढ़ाने से पहले ही कहते हुए मुलाजमा के हाथ से जूस का गिलास लेकर गटागट चढ़ा लिया तो सईद मलिक भी बोल पड़े, रोहान तुम बहुत बद इखलाक होते जा रहे हो, अपने लिए और नहीं मंगवा सकते थे? जो मज़ा छीनने और ज़बरदस्ती हासिल करने में मुझे आता है वो आराम से मिलने में नहीं है। उसने शरारती अंदाज में कबीशा को देखकर कहा, पापा मीटिंग 6 बजे शुरू होगी, आप खुद अटेंड कर लीजिएगा, मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगा। बालों को हाथ से संवारते हुए उसने कहा तो सईद साहब उठकर ऑफिस के लिए निकल गए और राहिला बेगम किचन में खाना लेने चली गई। रोहान जो लाउंज में ही खड़ा था फौरन उसके पास आकर बोला, अब अगर तुमने कुछ कहने की कोशिश की मामा से तो मैं बहुत बुरा करूँगा।
क्यों ना कहूँ, मैं आंटी को बताऊंगी, इन्हें भी तो पता चले कि बेटा क्या कारनामे अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। वो बिगड़ते लहजे में बोली तो उसका मूड फिर से खराब होने लगा। मैं इससे भी बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मत भूलो कि तुम मेरी मनकूहा हो। वो इतने करीब होकर कह रहा था कि गर्म सांसें कबीशा की रूहें जलसाने लगी। वो चेहरे पर हाथ रखे वहीं बैठकर रोने लगी और वो लाउंज में रखे सोफे को ठोकर मारता निकल गया। उसके माथे और घुटने का जख्म अब तकरीबन ठीक हो गया था और वो पिछले 2 हफ्ते से मुकम्मल बेड रेस्ट कर रही थी। ऑफिस की तरफ से चश्मपोशी लंबी हुई तो अम्मी ने कहा, कबीशा अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो, सुबह से ऑफिस जाना शुरू कर दो। कल रूहान भी पूछ रहा था कि तुम ऑफिस कब आओगी। अम्मी, मुझे ऑफिस नहीं जाना। ऐसे बदतमीज़ और रूड शख्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल और तौहीन आमेज़ है। हर वक्त अपनी अफसरी के घमंड में चूर और जो खुदा ने शक्ल और शख्सियत अच्छी दी है उसी के ज़ौम और गरूर में मुब्तला रहते हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली, मूड तो तुम्हारा भी हर वक्त सवा नेज़े पर रहता है। बहरहाल अपने मिजाज दुरुस्त रखो। तुम्हारी सास कुछ देर में आने वाली हैं। इनके सामने ऐसी वैसी बात मत करना। अम्मी ने हुक्मी अंदाज में कहा, आपको मैंने बता भी दिया है। कैसी रकीक हरकत कर रहे थे वो। फिर भी उसने बात अधूरी छोड़कर लब काटे। राहिला बेगम सामने आती दिखाई नहीं तो अम्मी उसे तंबी निगाह से देखते इनके इस्तकबाल को उठी। कबीशा, रोहान बता रहा था कि तुम ठीक होने के बावजूद ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रही हो, मसला क्या है। अम्मी से बात करते हुए वो अचानक उससे मुखातिब हुई तो उसने दुजीदा नज़रों से अम्मी को देखते हुए कहा, 1-2 दिन में जाऊंगी। उसके बाद भी कई दिन ना गई तो बिला वजह छुट्टियां करने पर जवाब तलबी का नोटिस मौसूल हुआ। अम्मी चंद दिन के लिए अपनी एनजीओ के सोशल वर्क के सिलसिले में नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ गई हुई थी और पापा आते रात गए थे, इसलिए वो मनमानी कर रही थी। अम्मी आज आ रही हैं शाम को और इन्हें मालूम हो गया ना कि आप अभी तक नाराज़गी के लिए ऑफिस छोड़े हुए हैं तो आपकी खैर नहीं। आयशा ने चाय का कप उसके सामने रखते हुए बताया तो वो लापरवाही से सर झटक कर टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गई। अमार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था मगर वो उठा ही नहीं रही थी। फिर फ़ोन अटेंड करने के लिए उठी तो CLI पर नंबर देखते ही उसने आयशा को इशारा किया कि वो बात कर ले। आयशा ने खफगी से देखते हुए रिसीवर उठा लिया था। वालेकुम अस्सलाम जी, इधर ही हैं। आयशा के कहने पर उसने ज़ोर से चुटकी काटी तो उसने घूरते हुए रिसीवर उसको दिया। मुझे बात नहीं करनी, तुम ही कर लो, रूखेपन से कहकर वो चुलकोज़े खाने का शुगल यूं ही जारी रखे हुए थी। हेलो हेलो। आयशा ने दोबारा रिसीवर कान से लगाया तो लाइन ड्रॉप थी। आपकी आवाज़ इनकी समात तक रसाई पा चुकी है। बंद कर दिया उन्होंने फ़ोन। आयशा मुतासिर हुई, वो कंधे उचकाकर रह गई। अमार अपने ऑफिस से घर रवाना हो रहा था जब उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर खड़ी कबीशा और उसकी बहन आयशा को परेशान खड़े देखा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो गाड़ी उनके पास रोक कर बाहर निकल आया। वालेकुम अस्सलाम। कबीशा ने मोबाइल बैग में रखकर उसे देखा। ऑफिस छोड़ दिया आपने? मुझे रोहान ने बताया था। हाँ, मैं ऐसे बदतमीज़ शख्स के साथ काम नहीं कर सकती जिसे मैनर्स नहीं आते। कबीशा ने सनग्लासेस आंखों से हटाकर चेहरे पर टिकाए। आपी प्लीज़, ये बाजार है, ज़रा आहिस्ता बोलें। आयशा ने दबे दबे अंदाज में कहा, आपको नाराज़गी अब ख़त्म कर देनी चाहिए। वो वाकई नादिम है। अमार का अंदाज बहुत शियास्ता था। इनका रवैया आपने देखा है अमार भाई? कम अज़ कम आप तो इनकी हमायत ना करें। कबीशा के कहने पर अमार चंद लम्हे चुप रहा। आपी, पापा जाने कब किसी को भेजें, आप टैक्सी ही रोक लें। इनकी गुफ्तगू तवील होते देख कर बेजारी जाहिर करते बिलाखर आयशा ने मुदाखलत की थी। कबीशा के बार बार हाथ उठाने पर भी कोई टैक्सी ड्राइवर ना रुका तो अमार ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं छोड़ दूं। कबीशा खामोश रही, गोया उसने खामोशी से रजामंदी दे दी थी। अमार ने असबाती अंदाज में सर हिला दिया। अमार अब गाड़ी चेक कर रहा था। कुछ देर देखने के बाद बोला, ये तो मैकेनिक को देनी पड़ेगी। मैं ऑफिस फ़ोन करके किसी के हाथ गाड़ी ठीक करवाने को भिजवाता हूँ और आप मेरी गाड़ी में बैठें, आपको घर में ड्रॉप कर देता हूँ। अमार अपने मोबाइल पर ऑफिस का नंबर मिलाने लगा। इतने में रोहान की गाड़ी उनके करीब आकर रुक गई। अमार से मिलने के बाद इनकी तरफ मुतवज्जो होकर बोला, तुम लोग यहाँ क्या हुआ? कबीशा के चेहरे पर नागवारी के तासरात उभरे थे। गाड़ी ख़राब हो गई है, अमार ने जवाब दिया। अच्छा बैठो, मैं घर छोड़ देता हूँ, रोहान ने संजीदगी से कहा था। मगर कबीशा चेहरा मोड़े खड़ी रही जैसे वो किसी और से मुखातिब हो। बैठ जाओ कबीशा, मुझे अंकल ने भेजा है, वो अब उसको देखते हुए बोला तो उसने आयशा का हाथ पकड़कर उसे ना बैठने का इशारा किया। हालांकि रोहान की आंखों से झांकती खफगी साफ दिखाई दे रही थी। अमार भाई, आप हमें छोड़ दो, कहकर वो अमार की गाड़ी में जाकर बैठ गई तो मजबूरन आयशा को उसकी पैरवी करना पड़ी। अमार, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं तुम्हारी ले जाता हूँ। उसने फैसला करके फ़ौरन उससे की चेन पकड़ी और कार स्टार्ट करने लगा। अमार ने उसकी तेज़ी पर दांत पीसे और कबीशा हक्का बक्का रह गई। रोहान भाई, इतने दिन हो गए आप हमारी तरफ नहीं आए। आयशा सीधी होकर इन्हें देखते हुए बोली। आयशा के कहने पर वो बैक मिरर से कबीशा को देखते हुए बोला, लोगों को हमारा बात करना, हमें बुलाना पसंद नहीं तो मिलकर क्या करना है। अरे आप ही की बात कर रहे हैं। इनकी नाराज़गी पर दिल बर्दाश्त ना हो, ये तो ऐसी ही हैं।
अब आपने ज़रूर रुकना है। आयशा के पुरजोश लहजे पर कबीशा ने उसे घूरा तो रूहान ने मुस्कुराकर एक्सक्यूज़ किया, सॉरी गुड़िया, काम का बहुत बर्डन है आजकल, फिर सही। भाई, अम्मी को पता चला कि आप बाहर से ही चले गए तो बहुत खफा होंगी, आयशा ने अंदर जाने से पहले कहा, जबकि कबीशा बिना उसे देखे तेज़ कदम उठाती जा चुकी थी। आज तो नहीं, परसों ज़रूर आऊँगा। और आयशा, ये इस्तीफ़ा इसे दे देना, कहना कि सुबह हर सूरत ऑफिस ज्वाइन कर ले। रूहान ने एक कागज़ आयशा को देकर कहा। कबीशा के रूखे रवैये पर वो गुस्सा गया था। आयशा ने बहन के रवैये पर बहनोई की आज़ादगी शिद्दत से महसूस की। अंदर आई तो कबीशा अम्मी के पास ही बैठी हुई थी। उसने इस्तीफ़ा उसकी गोद में फेंक दिया। ये क्या है? उसने इस्तेफ़ामी अंदाज में कहा। ये तो हम लोगों को पूछना चाहिए कि ये क्या है। अम्मी जो उसे उठाकर पढ़ चुकी थीं गुस्से से बोली, आपी, माना कि रूहान भाई ने आपको ज़्यादा डांटा, फिर भी इतना एक्सक्यूज़ कर चुके हैं, अब आपको अपनी खुद साख्ता बेरुखी ख़त्म करनी चाहिए। जबकि सूरत हाल ऐसी है कि वो अब आपके शौहर भी हैं और महज मामूली सी बात पर बिगड़ कर इतनी टेंस सूरत हाल ना क्रिएट करें। आयशा ने रुसान से समझाया था। कबीशा मुसलसल उसे सपाट अंदाज से देख रही थी। वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर रहे, आपको सुबह ऑफिस ज्वाइन करने का कह गए हैं। आयशा ने दोबारा कहा, अब ऑफिस छोड़ने का इरादा कर रखा है तो दोबारा हरगिज़ नहीं जाऊंगी। वो हठधर्मी से बोली, ऑफिस नहीं जाना तो शादी की तैयारी करो, हम अगले माह ही तुम्हारी रुखसती कर देते हैं। अम्मी ने पैमाशी निगाहों से देखते हुए कहा तो वो तेज़ी से बोली, मैंने एमबीए करना है और अभी बीबीए भी क्लियर नहीं हुआ है, सब कुछ अपने ससुराल जाकर क्लियर करती रहना। अम्मी ने बेनियाजी से बोली, वो चंगेज़ खान मुझे जला जला कर जुल्म करके मार देगा, ऑफिस में तो चंद घंटे में मेरा आधा खून खुश्क कर देता है, रुखसती के बाद तो रहा सहा हौसला भी जवाब दे देगा। कबीशा, तमीज़ से बात करो, वो तुम्हारा शौहर है। अम्मी ने तंबीहन टोका, नहीं चाहिए मुझे ऐसा शौहर, दूसरों के सामने रोब जमाकर अपनी अफसरी झाड़ते रहते हैं और अकेले में पटरी से उतरने लगते हैं। बेवकूफ़, सोच समझ कर बात मुंह से निकाला करो। उन्होंने घूरा, अम्मी, आपने और पापा ने निहायत गलत फैसला किया है, हमारे मिजाज पसंद कुछ भी आपस में नहीं मिलता। अभी से मुझे उनका रवैया इतना हर्ट करता है तो बाद में क्या होगा। कबीशा, वो बस गुस्से का तेज़ है, थोड़ा अखड़ मगर इतना क्वालिफाइड और हैंडसम है। बिजनेस कम्युनिटी में वो एक टाइकॉन पर्सनैलिटी है। इतना अच्छा दामाद आजकल कहाँ मिलता है। यही तो प्रॉब्लम और खामी है अम्मी, आप लोग हर बात को बिजनेस की तरह लेते हैं। मेरी ज़िंदगी के इतने अहम मामले को भी बिजनेस डीलिंग समझकर तय कर दिया। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। गाड़ी पोर्च में रुकी तो अम्मी ने उसे खामोश करवाया। अच्छा है, वो भी सुन ले कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। वो सख्त चिढ़कर बोली, क्या क़यामत तोड़ी है हमने तुम्हारे ऊपर, जो वावीला मचा रही हो। अम्मी हकीकतन गुस्से में आ गई। किस बात पर पारा हाई किया हुआ है, क्या कर दिया है हमारी बेटी ने। शहबाज साहब ने सबको देखकर पूछा। अपनी लाडली से पूछे, जो हर रोज़ नया तमाशा शुरू कर देती है। पहले ऑफिस आना बंद कर दिया, अब रूहान से शादी के फैसले को गलत साबित करने पर तुली है। नसरीन बेगम तब कर बोली, रूहान मुझे भी आज मिला था और बता रहा था कि कबीशा ने ठीक होने के बाद भी ऑफिस आना शुरू नहीं किया और कल इस्तीफ़ा भिजवाया है। उन्होंने कबीशा को इस अफसाराना अंदाज में देखा। मामूली बातों पर इतना डांटते हैं, इतना तौहीन आमेज अंदाज अख्तियार करते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैनर्स भी कोई चीज़ होते हैं मगर वो इन सब अदब आदाब से कतन नाबल्द हैं। ऑफिस आवर्स में वो बॉस की सीट पर होता है और तुम वहाँ अभी सिर्फ सीखने के मरहले में हो। तुम्हारी पोस्ट अहम सही मगर सूरत हाल को मैनेज करना सीखो। शहबाज मलिक साहब का उसे समझाने का तरीका बहुत आरामदेह था। पापा, आप तो जानते हैं कि मुझे भूलने की आदत है और वो डांटते हैं तो घबराहट में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। वो इतना गुस्सा करते हैं लेकिन मैं चुप कर जाती हूँ। उस दिन अपने दोस्त की मौजूदगी में ऑफिस बुलाकर इतनी इंसल्ट कर दी। सारा अमला उनकी ज़ोरदार झुड़कियाँ सुनते हुए मुझे देख रहा था और वो थे कि भूले चले जा रहे थे। रूहान ने बताया था, सब कुछ गलती सरासर तुम्हारी है। जानती हो कि उस दिन अगर तुम्हारी लाई गई गलत फाइल बिना देखे भिजवा देता तो लाखों का नुकसान होता। उसे वो तुम्हें डांटने में सही था। आप समझ हमेशा इन्हीं की तरफदारी करते हैं, हमेशा मेरी दुरुस्त बात को भी गलत कहते हैं। वो रोने लगी। बेटी, गुस्सा नहीं करते इतना, वो माजरत कर चुका है, अब झगड़ा ख़त्म करो और ऑफिस जाना शुरू कर दो। पापा ने नरमी से कहा, वरना दूसरी सूरत में एक माह के अंदर शादी। गौर कर लो क्या चाहती हो। अम्मी ने उसे कहकर अपने मिजाजी खुदा को पकड़ लिया। ये आपका बेजा लाड प्यार है जिसने इसे सर चढ़ाया है। कैसे कुतर कुतर जुबान चलती है, हद हो गई बदतमीज़ी की। बच्ची है, समझ जाएगी। उनके अंदाज में संजीदगी ना थी। बस यही बातें हैं आपकी जो मज़ीद शह देती हैं इसे। कसम खुदा की अभी से तंग कर दिया इसने दोनों घरानों को। शादी के बाद तो ये ज़रा सी बात का बतंगड़ बना दिया करेगी। मजाल है जो रत्ती भर लचक हो, इंतहाई खुदसर और ज़िद्दी है, जबकि लड़कियों को मोम की तरह नाजुक होना चाहिए। आज हम हैं तो बर्दाश्त कर लेते हैं, ससुराल वाले ऐसी नकचड़ी बहू को दूसरे दिन चुटिया से पकड़कर निकाल बाहिर करेंगे। नसरीन ने इतने दिनों से जो गुबार जमा कर रखा था निकाल दिया। कबीशा उनकी बातों पर एहतजाजन वाकआउट कर गई।
शहबाज मलिक के चेहरे पर तफक्कुर के साए लहरा रहे थे। अमार दूसरे दिन आ गया उसको फिर से कन्विंस करने, मगर वो बदस्तूर अपनी बात पर अड़ी हुई थी। वही ज़िद्दी और बेलचक अंदाज बरकरार था। आपकी स्टडीज़ में जॉब का ये तजुर्बा बहुत मदद देगा और अंकल किसी और जगह आपके काम करने पर मानेंगे नहीं। रूहान खुद भी आपके इस रवैये पर शदीद डिस्टर्ब है। अमार ने सूरत-ए-हाल उसके सामने की। मैं जा सकती हूँ अमार, मगर वो इतने बददिमाग हैं, ना मौका महल का लिहाज रखते हैं और ना सिचुएशन देखते हैं, बस शुरू हो जाते हैं। मुझे ऐसे चंगेज़ खान बॉस के अंडर काम नहीं करना। और दूसरी सूरत में अम्मी ने 1 माह के अंदर आपकी रुखसती का फैसला महफूज रखा है। आयशा ने अमार की तवाज़ो के लिए मुख्तलिफ आइटम से भरी ट्रॉली लाते हुए कहा और अमार को चाय देकर दोबारा बोली, रूहान भाई पहले तो ऐसे नहीं थे, आप ही तो इतने अहम काम भूल जाती हैं और गलत बात पर परसिस्ट रहती हैं, तो इन्हें गुस्सा आना लाजमी अमर है। तुम चुप रहो। तुम्हें ऐसा तेज़ तरार शौहर मिले ना तो पता चले जो अखड़ बॉस के ओहदे पर भी फाइज हो। कबीशा ने नाक सुगेड़ कर कहा, फिर भी नौबत यहाँ तक नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपनी गलती तस्लीम कर लेती हूँ अगर वाकई गलत हूँ तो। आयशा सुकून से बोली, अभी शादी का नाम भी सुना नहीं मुझे, लिहाजा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, वरना अम्मी से कुछ बैद नहीं कि वो अपने हुक्म पर अमल दरामद कर लें। कबीशा के अंदाज में सोच और तफक्कुर था। अच्छा, मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी, मगर इस बार अगर उन्होंने किसी के सामने डांटने की फिर कोशिश की तो मैं इस बार कोई लिहाज मुरवत रवा नहीं रखूँगी। शुक्र है ये मरहला तो सर हुआ। अमार ने सुकून का सांस लिया। आयशा, तुम अमार को कंपनी दो, मैं खाना लगवाती हूँ। और अमार, मैंने आंटी को बता दिया है कि तुम इधर हो, खाना खा के आओगे। कबीशा दोनों को बारी बारी मुखातिब करते हुए उठी। मैं अभी जाकर देखती हूँ आप ही क्या कर रही हैं। अमार की नज़रों के हिसार में कैद वो घबरा कर उठी। आयशा प्लीज़ बैठो, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। अमार संजीदा होकर बोला। वो झिझकती हुई बैठ गई, ताहम चेहरे पर हया का गुलाबीपन उसे नज़र उठाने नहीं दे रहा था। अमार बहुत दिलचस्पी से उसको देख रहा था। आयशा, मैं मोहब्बत और ख्वाहिश के लवाज़मात और आदाब से तो आगाह नहीं, ना मुझे अपने मुतल्लिक तुम्हारी राय का अंदाज़ा है। मुझे ये भी मालूम नहीं कि मेरी बात के जवाब में तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हुई थीं और सांसें लम्हा भर थम कर चलने लगीं। उसने एक लम्हे पलकें उठाकर उसे देखा, फिर फ़ौरन नज़रें चुरा गई, क्योंकि वो उसे गौर से देख रहा था। आयशा को अपनी तमाम तर बोल्डनेस हवा होती महसूस हुई। अमार की आंखों और अंदाज से झांकती पसंदगी वो कई दिन से महसूस कर चुकी थी। खुद अमार अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला क्वालिफाइड लड़का था, पुरकशिश और वेल ड्रेस था, अच्छे अखलाक का मालिक था। उसे इतनी खूबियाँ रखते हुए नज़रअंदाज करना आसान ना था। आयशा, तुम्हारा साथ अगर मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश और तलब बन चुका है तो मेरे घर वालों की भी चाहत है, और तुम साथ दो तो ये मुश्किल मरहला सबके लिए आसान और खुशगवार हो सकता है। वो रुसान से कहता जा रहा था और आयशा की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। मेरे घर वाले इस सिलसिले में तुम्हारे घर आना चाहते हैं और मेरे लिए इस प्रपोज़ल से पहले तुम्हारी राय जानना बहुत ज़रूरी है। अमार बात मुकम्मल करके अब एक बाजू सोफ़े की बैक पर टिकाए सीधा बैठा उसे देख रहा था। वो खुद पर काबू पा चुकी तो बोलते हुए उसका लहजा बहुत हमवार था। आप इन्हें भेज दें, जो घर वालों की राय होगी वही मेरी होगी। अगर इधर से मुनासिब जवाब ना मिला तो। अमार के कहने पर वो बेसाख्ता बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा, सब आपको बहुत पसंद करते हैं। इन सब में तुम भी शामिल हो या नहीं? अमार ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। आयशा के चेहरे पर हल्का तबस्सुम और शरारत से बिखरी। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त करके उसने थोड़ी के नीचे मुट्ठी आमेज अंदाज में रखकर उसे देखते हुए पूछा, इस बात से आपकी क्या मुराद है? तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं, इतना बता दो। अमार बेकरारी से बोला। आयशा ने चमकती निगाहें उठाईं और बड़े दिलकश अंदाज में बोली, अभी ठहरो, अभी अल्फाज ने मानी नहीं पहने, अभी तुख्मे बसीरत से कोई पौधा नहीं निकला, अभी आंखों ने रातों की स्याह बख्ती नहीं देखी, अभी पैरों खलाओं में मुझे तकना नहीं आता, अभी वहशत का बादल दिल की वादी पर नहीं छाया, अभी ख्वाबों ख्यालों ने मेरा रास्ता नहीं देखा, अभी मेरे बदन में लम्स की ख्वाहिश नहीं जागी, अभी ये कैसे कह दूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो नज़म सुनाकर अब बड़े मज़े से अमार के चेहरे पर फैली मायूसी का जायज़ा ले रही थी। अमार अचानक उठ खड़ा हुआ। बैठे ना, आप ही खाना लगवा चुकी हैं और आप खाकर जाइएगा। बहुत खलूस से उसकी ऑफ़र करने पर वो संजीदगी से बोला, नो थैंक्स, आपने जो वक्त दिया वही बहुत है। अमार ने गहरी सांस भरकर चंद कदम चलने के बाद उसे मुड़कर देखते हुए कहा, मैं तवक्को कर रहा कि तुम इतनी भी बेमुरवत नहीं हो कि मेरे जज्बात की कदर ना करोगी। आप जा रहे हैं? उसके हद दर्जा संजीदा आवाज़ पर तमाम तर शोखी भूलकर अपनी जगह से उठी। हाँ, क्योंकि मैं जिस मुकाम को अपनी मंजिल समझ रहा था वो मेरा नहीं है, लेकिन मेरा मुकाम और मंजिल तो यही है आपके पास, इसलिए कि मुझे आप पसंद हैं। कहकर वो रुकी नहीं और अमार वहीं हैरान और साकित रह गया। क्या हुआ अमार, ऐसे क्यों चुपचाप खड़े हो? कबीशा ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसे कहा तो वो
خواب اور حیرت کی کیفیت سے نکل کر حقیقت میں واپس آتے ہوئے دل سے مسکرا کر نہایت خوشگواری سے بولا تھا، بھابھی آج کا دن کتنا اچھا ہے، موسم کتنا خوشگوار اور خوبصورت ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، واقعی موسم بہت اچھا ہے۔ کبیشا نے کھڑکی کے پار آنکھیں جماتے ہوئے تائید کی۔ اس نے آفس جوائن کر لیا مگر نہایت سنجیدہ اور لیے دیے انداز میں کام کرتی۔ کئی بار پاس سے گزرتے روحان ملک کو نظر اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کرتی۔ وہ کام سے متعلق کچھ کہتا تو نہایت اسپاٹ چہرے سے جواب دیتی۔ چند دن یہی روٹین رہی تو روحان کو مسلسل نظر انداز ہونے پر غصہ آنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر کبیشا سے ان دنوں کوئی غلطی بھی نہ سرزد ہو رہی تھی، نہ پہلے والی بے ترتیبی یا ہڑبنگ قسم کی خطا۔ کام زیادہ ہونے پر وہ غصہ اور انکار سے کام لیتی تھی، جسے گرفت میں لے کر وہ اپنی جھلاٹ اتار سکتا۔ یہ بات نہ تھی کہ روحان سے کبیشا کو نفرت تھی، بلکہ اس کی اٹریکٹیو پرسنالٹی، اس کے ہیئر سٹائل اور اکھڑ انداز کو وہ بہت پسند کرتی تھی، اور شرعی رشتے میں بند کر تو اسے روحان ملک مزید عزیز ہو گیا تھا، لیکن جاب کے دوران ہی اسے اپنے جارحانہ رویے کی بنا پر وہ ہرٹ کر دیتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کر کے پھر زبردستی منانے کی کوشش میں ہوش بھلانے لگتا تھا۔ کبیشا کو اس کی بے خودانہ عادت سے چڑ ہو گئی تھی۔ بے اعتنائی کا اظہار کر کے وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ اپنے رویے سے جو تکلیف اسے دیتا ہے وہ اس کو ناپسند کرتی ہے، اور اس کی بیگانگی روحان کو بالکل نہ بھا رہی تھی۔ شاید بھابھی ٹھیک کہتی ہیں کہ تم بلا وجہ روب جماتے ہو، غصے اور جھنجھلاہٹ میں ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ امار اس کے شکوے پر بولا، غلطی ایک طرف، وہ تو مجھے بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہی ہے، اور تم نے میرا معاملہ بیچ میں چھوڑ کر اپنا کام سیٹ کروانا شروع کر دیا۔ اچانک بات کرتے ہوئے روحان نے تیز نظروں سے گھورا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ امار نے اس کے متعلق حملے سے بچنے کے لیے نشست بدلی۔ آنٹی نے مجھے کل کہا کہ میں تمہارے رشتے کے سلسلے میں اپنی سسرال جا کر وہ تمام جھوٹی خصوصیات بیان کروں جو سرے سے تم میں ناپید ہیں۔ وہ جل کر بولا تو امار اس کے غصے کا مزہ لیتے ہوئے ہنسا۔ ابھی سے جلنا شروع ہو گئے مجھ سے؟ ابھی تو کچھ فائنل بھی نہیں ہوا، اور تو دغا باز بے وفا مجھ سے روز ملتا ہے مگر دل کی بات چھپاتا رہا، ایک بار بھی خبر نہیں ہونے دی اور عشق کی پروان چڑھاتا رہا۔ مزے سے میں بھی کہوں کہ تو اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ بنا میرے کہے کبیشا کو کنونس کرنے لگا۔ روحان نے اپنے بیڈ روم میں پڑی چیزیں اس پر پھینکنی شروع کر دیں۔ کیوں مجھے زخمی کرنے کے در پہ ہو؟ میرا تو خیال تھا صلح ہو گئی ہے، بھابھی تجھے بتا دیں گی۔ وہ مجھے دیکھتی تک نہیں، بات کیا کرے گی؟ فون کروں تو ریسیور اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتی ہے، موبائل آف رہتا ہے، اس نے افسوس سے کہا۔ اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو اس دن آتا، نہ اسے تیرے سامنے ڈانٹ کا اتنا قلق ستاتا، ورنہ میں پہلے بھی تو اسے جھڑکیاں دیتا تھا۔ میں آتا نہ آتا یہ سب ہونا ہی تھا، کیونکہ تمہیں واقعی چنگیز خان بننے کا خبط جو چڑھا ہوا ہے۔ امار دلچسپ انداز میں مسکرا کر بولا، چنگیز خان ہوگا تو خود۔ وہ دو بدو بولا، یہ میرا نہیں، بھابھی کا ارشاد ہے کہ تم چنگیز خان ہو۔ امار کے کہنے پر اس نے حیرت سے آنکھیں سکیڑیں، پھر پوری کھول کر بولا، اچھا تو تم دونوں میری برائی کرتے رہتے ہو مل کر، کیونکہ تم ہو ہی برے، آرام سے کہا گیا۔ روحان بل کھا کر رہ گیا۔ نقش آرٹ گیلری کے زیر اہتمام تحریک پاکستان کے حوالے سے مصوری کے مقابلے کی تقریب میں روحان کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا، مگر جب اس نے کبیشا کو ساتھ چلنے کو کہا تو کبیشا نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن جب تخلیقی آرٹ کی تعریف کرتے ہوئے وہ اخباری رپورٹر سے بات کر رہا تھا تو اس نے آرٹ گیلری کے دائیں کونے میں ایک فن پارے کے آگے کھڑی کبیشا کو دیکھا جو اپنی فرینڈز کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور یوں کبیشا کو وہاں پا کر اسے حیرت سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے سے تو انکار کر دیا تھا، اور اب اکیلی آ گئی ہے، بس آنا ضرور تھا، لیکن مجھے انکار کر کے اپنی انا کا پرچم بھی بلند رکھنا ضروری تھا۔ انا ہم میں بھی ہے، اس کا تمہیں اب ہوگا پتہ۔ وہ سلگتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ روحان نے اس کے ذمے آج اتنا کام لگایا کہ وہ تھک گئی کرتے ہوئے۔ شدید سردی اور دھند میں بغیر جرسی پہنے وہ گھر سے آ جاتی تھی۔ آج تو مطلبی ابر آلود تھا، جس کے نتیجے میں فلو اس پر حملہ آور ہو چکا تھا اور حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے منیجر سے کہہ کر آفس سے چھٹی کے لیے پیغام بھیجا۔ وہ واپس آ کر بولا، میڈم صاحب مصروف ہے، کچھ دیر بعد آنے کے لیے کہا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ امار کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا ہے، محض اسے زج کرنے کو مصروفیت کا بہانہ تراشا ہے۔ 10 منٹ گزرے تو اس نے منیجر کو فون کرنے کے لیے کہا۔ منیجر بتا رہا تھا، سر مس کبیشا چھٹی لے کر جانا چاہتی ہیں تو انہیں اندر بھیجیں میرے پاس، یا کہو خود بات کریں، ان کے اپنے منہ میں زبان نہیں ہے کہ بات کر سکیں۔ وہ روکھے پن سے کہہ رہا تھا، تم خود چلی جاؤ، ان کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ ایسے پوچھنے پر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی کلیگ نے مشورہ دیا تو وہ چڑی، اس چنگیز خان کا موڈ ٹھیک کب ہوتا ہے؟ وہ تو ہر وقت سوا نیزے پر رہتا ہے۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے اس کی بات روحان نے بخوبی سن لی۔ اب تم طریقے سے بات کرنا، انسانوں کی طرح۔ اتنی مشکل سے آفس سیٹ ہوئی ہے، اتنا کنوینس کیا تھا سب نے، تو کہیں جا کر وہ تمہارے آفس آنے پر رضامند ہوئی تھی۔ امار کے کہنے پر وہ خود کو کمپوز کرنے لگا۔ میں کم ان سر؟ دروازہ کھولے وہ پوچھ رہی تھی۔ یس کم ان۔ روحان نے
कह कर जानबूझकर अपना ध्यान फाइल खोले इसमें लगाया हुआ था। ब्लैक पैंट और पिंक शर्ट पहने वो बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था। कबीशा का दिल अचानक धड़का तो नजरें चुरा कर बोली, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लीव चाहिए। रोहान ने फाइल बंद की और उस पर नजरें जमा दी। प्याजी कलर के ट्राउजर सूट में दिलकशी और जाज़बियत का इम्तिजाज समेटे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहान यकटक उसे देखे जा रहा था। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। अमार को अपना वजूद कबाब में हड्डी महसूस हो रहा था। ठहरो अमार, मुझे साथ लेकर जाना। वो उसको रोकते हुए बोली, मिस कबीशा अभी आपको छुट्टी नहीं मिली। रोहान के तंज़िया अंदाज पर अम्मार ने तंबीह नज़रों से उसे देखा। जैसे नज़रअंदाज करके वो कबीशा की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो तपते हुए कह रही थी, आप छुट्टी दें या ना दें, मैं जा रही हूँ। रोहान कुछ कहने लगा तो अम्मार ने उसका हाथ दबाकर कूल डाउन का इशारा दिया और कबीशा के साथ चला गया। उसने पेचोताब खा के टेबल पर मुक्का मारा, फिर सर रिवॉल्विंग चेयर की पुश्ते टिकाकर कुछ सोचने लगा। कबीशा का रिजल्ट आउट हो गया था। हस्बे तवक्को उसकी फर्स्ट पोजीशन थी। उसने एमबीए के लिए एडमिशन फॉर्म्स जमा करवा दिए थे। थैंक गॉड, अब ऑफिस से जान छूटी। वो खुशी से झूमकर बोली तो आयशा ने मुतासिफाना अंदाज से देखकर रुख मोड़ लिया। अमार और आयशा की मंगनी के फंक्शन में मोतियों के काम से मुज़य्यन स्याह साड़ी पहने वो दमक रही थी। डायमंड नेकलेस उसकी सुराहीदार गर्दन से आवेजा होकर मजीद कीमती हो गया था। कितने दिनों बाद रोहान ने उसे देखा था। यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो शाज़ो नादर ही नजर आती, सबके करीब जाकर खैरियत दरियाफ्त करती चलती फिरती, उसे मुसलसल बेकरार करने में मसरूफ़ थी। कबीशा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये वो फिक्रा था जो उसे सराहने वाले कह रहे थे। अगर कोई सताइशी फिक्रा तहसीन भरी नज़र उसे चाहिए थी तो रोहान मलिक की, जो उसका महबूब भी था, शौहर भी, और उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकला था। ना नज़रें बेअख्तियार हुई थीं। वो बुझ सी गई। अजीब हैं आप ही, वो तवज्जो ना दें तो खफा, मुझे तो समझ नहीं आती आप चाहती क्या हैं। आयशा उसके लटके मुंह को देखकर जिद हुई। इतने लोग मुझे सराह रहे थे, क्या था जो एक तारीफी जुमला ही वो कह देते। कबीशा दिल सोजी से खुद को आईने में देख रही थी। आपने इनकी तारीफ की थी? आयशा ने सवाल किया। मर्द को भला तारीफ की क्या ज़रूरत होती है, उसने कमाल बेनियाजी से जवाब दिया और एक बार फिर खुद को देखने लगी। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि औरत को भला तारीफ की क्या ज़रूरत होती है। आयशा मज़े से बोली, अब मुझे बुलाया तो मैंने बोलना नहीं, समझते क्या है खुद को। कबीशा का मूड बिगड़ा हुआ था। अभी तक नज़रअंदाज होने पर और ख़ुद को कतई ताल्लुक़ पर वो तैयार कर चुकी थी। कई दिन गुजरने के बाद भी रोहान ने उससे रब्ता ना किया तो उसकी खफगी खुद ब खुद ठंडी पड़ने लगी। कबीशा ने रोहान के घर फ़ोन किया तो आंटी ने बताया, अरे तुमसे मिलने तो वो रोज़ आता है तुम्हारे घर। वो हैरानी से बोली, क्या? मगर मैंने आयशा की मंगनी के दिन का देखा हुआ है इन्हें, उसके बाद तो वो मिले नहीं। कबीशा तेज़ी से बोली, अच्छा तो फिर क्लब जाता होगा या जिम खाना, वरना मैं तो यही समझती थी कि तुमसे मिलने जाता है। आंटी ने खुद ही सफाई दी, मगर उसका दिल बुरा सा हो गया। आंटी बेचारी बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर पर्दा डाल रही हैं, वरना ज़रूर किसी और चक्कर में होंगे। हर जगह जाने के लिए वक्त मिल जाता है, बस एक मैं ही हूँ जिसे भूल गए। वो टहल टहल कर अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। थक गई तो आयशा को ढूंढने लगी। आयशा अपने कमरे में हॉरर मूवी लगाए बैठी थी। अम्मी किचन में उठकर टेरिस पर चली आई और डाइजेस्ट खोल कर पढ़ने लगी। मुताले का टाइम उसे कम ही मिलता था और इंग्लिश ओल्ड क्लासिक लिटरेचर शौक से पढ़ती थी। इस वक्त आयशा का मंगवाया हुआ नया डाइजेस्ट सामने पड़ा देखा तो यूं ही वदकरतानी करते हुए एक सफ़ा पढ़ा, फिर पूरा अफसाना पढ़ डाला। अम्मी ने पीछे से आकर रिसाला खींचा तो वो हड़बड़ा कर उठी। इनके घुरने पर जल्दी से नीचे दौड़ लगा दी। अंधेरा गहरा हो रहा था और वो इर्द गिर्द से मुकम्मल तौर पर बेखबर अफसानवी दुनिया में गुम थी। कब से कबीशा ने अपनी फ्रेंड्स की हमरा आउटिंग का प्रोग्राम बनाया था। एक खुशगवार से दिन को भरपूर लुत्फ के साथ एंजॉय करके वो सब फ्रेश मूड के साथ वापसी से कबल आइसक्रीम खा रही थी। कबीशा इन सब से ज़रा दूर झील के पास खेलते बच्चों को दिलचस्पी से देख रही थी जब पास से गुजरते शख्स पर उसे रोहान मलिक का गुमान गुजरा था। तजस्सुस से उसने मुड़ के बगौर देखा। वो बिलाशुबा वही था और बहुत अच्छा लग रहा था। कबीशा ने अपनी फ्रेंड्स को बातों में मशगूल पाकर रोहान के पास जाने का सोचा, मगर इतने में वो वहाँ से जा चुका था। ठंडी सी सांस खारिज करके वो वहीं से पलट आई। यार मेरा तो अभी जाने को दिल नहीं कर रहा, इतना मज़ा आ रहा है, उसकी क्लास फेलो नाजिया ने ढीले से अंदाज से उठते हुए कहा। शाम के साए गहरे हो रहे हैं और तुम यही पड़ाव डालने का इरादा रखती हो तो पहले बताना था, हमने ख्वामखा इतना इंतज़ार किया। दूसरी दोस्त ने लतीफ़ सा तंज किया। अरे कबीशा देखो ज़रा, वो सामने रोहान भाई है ना। नादिया ने आंखें सुकेड़ कर देखते हुए बोली, मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग चल गया है, वो इस वक्त ऑफिस होते होंगे ना कि यहाँ। क्यों? कबीशा शकीला ने कबीशा को भी हम ख्याल बनाना चाहा। इतने में रोहान भी उनको देखकर करीब पहुंच चुका था। उसकी फ्रेंड्स रोहान और उसके रिश्ते की खूबसूरत नोयत से वाकिफ़ थीं, सो सभी मैंने खीज से उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं और वो कंधे उचकाते हुए खुद भी मुस्कुराकर रोहान को देखने लगी। रोहान
चंद मिनट इनसे गुफ्तगू करने के बाद उसे चलने का इशारा करने लगा। कहाँ गायब थे, आपको मिलने का वक्त भी ना निकाल सके। गाड़ी के चलते ही वो तीखे अंदाज में बोली। रोहान ने इस जरा पर उसे हैरत से देखा और कुछ ना मानने वाले अंदाज में कहा, तुमने इंतज़ार किया था मेरा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अमेजिंग। और नाराज़गी के बावजूद वो इनकार न कर सकी। हिजाब आमेज तबस्सुम लबों पर फैल गया। रोहान ने स्टीयरिंग थामे हुए उसके दिलकश चेहरे को गहरी निगाहों से देखा था। वो बहुत अच्छी और खूबसूरत लगी थी। कबीशा, कुछ सुनाओ। रोहान ने अचानक फरमाइश की। मुझे कुछ याद नहीं रहता, आप ही सुना दें। वो सिटपटा कर बोली। कबीशा, याद है आज क्या तारीख है? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, 18 मई। उसके जहन में एकदम झमाका सा हुआ। ओह, ये दिन तो रोहान की इससे मुलाकात का पहला दिन था और वो इस खूबसूरत दिन को इसके साथ मनाता था। सुबह से शाम तक वो दोनों इकट्ठे घूमते फिरते, होटलिंग करते, लॉन्ग ड्राइव पर जाते। वो तो आज भला ही बैठी थी। सॉरी, मुझे याद ना रहा था, वरना मैं ये दिन सिर्फ आपके साथ गुजारती। पेशमानी से उसके कहने पर रोहान ने अपना बायां हाथ उसके हाथ पर रखकर धीरे से दबाया और नरमी से बोला, इट्स ओके। इस वक्त ये भूल जाओ। जो थोड़ा वक्त मुयस्सर है उससे खुशी चुन लो। कबीशा ने मुस्कुराकर इन्हें देखा और बोली, कुछ देर पहले आपने एक फरमाइश की थी। इस वक्त वाकई मुझे कुछ याद नहीं था, मगर अब एक नज़म मेरे जहन में आ गई है। सुनाओ। रोहान ने गाड़ी रोककर सड़क एक साइड पर की और उसे नज़म पढ़ते हुए गौर से देखने लगा। थैंक्स अ लॉट। मुझे तुम्हारी मूडी तबीयत के बाइस इतने खूबसूरत एतराफ़ की तवक्को हरगिज़ ना थी। रोहान उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, नो थैंक्स। मोहब्बत ऐसे तकल्लुफ़ात की पाइल नहीं। वो इत्तमाद से बोली, तुमने तो वाकई मुझे हैरान करने की कसम खा रखी है। मोहब्बत, उफ़, मैं हैरत और खुशी से मर जाऊँगा। अब आप फजूल बोलने लगे हैं। वो खफा हुई तो रोहान खुलकर हंसा। अच्छा लग रहा है तुम्हारा यूँ एतराफ़ करना, और सिर्फ मेरे लिए। मुझसे कुछ कहना समझी? कभी ऐसी खुशी देती रहा करो। रोहान ने उसे चाहत से देखा। और आप भी अक्सर व बेशतर इसी खुशगवार मूड और नरम रूई का हिसार में रहें तो मेरे अंदर बाहर के सारे मौसम बदल जाएं। तल्ख लहजे सख्त नज़रों की कोफ्त सरशारी में लिपट जाए। चॉइस करो, इस वक्त कहाँ चलें? रोहान ने मौजू बदला। जहाँ आपका दिल चाहे। वो बेसाख्तगी से बोली। दिल की बात ना करो, दिल तो इस वक्त बेडरूम में जाने को भी चाहता है। रोहान का लहजा मैनीखेज हुआ। रोहान, जस्ट कंट्रोल योर लैंग्वेज। वो खफा हो गई। तुम इतनी जल्दी मूड क्यों ख़राब कर जाती हो? मेरी लाइफ पार्टनर हो और ज़रा सा रोमांस बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। दुनिया में मुझसे ज़्यादा मजलूम शौहर कोई नहीं होगा। रोहान ने चेहरे पर मसनूई बेचारगी तारी की। शौहर साहब, आपका रोमांस अच्छा है, हदूद में रहकर। हदूद में रहकर क्या खाक रोमांस होता है? अगर रोमांस में हदें मुकर्रर हों तो मोहब्बत की हद, हिद्दत, चाहत और शिद्दत का मज़ा खाक आएगा। रोहान ने रोमांटिक वॉल्यूम रिकॉर्ड प्लेयर में लगाते हुए कहा, मेरा दिल चाह रहा है मैं गुजरते लम्हे मुट्ठी में कैद कर लूँ, तुम्हें अपने अंदर कहीं इतना दूर छुपा कर रखूँ जहाँ कोई ना देख सके मेरे सिवा। वो अपनी गाहों के हिसार में उसे लिए गंभीर लहजे में बोला तो कबीशा ने मुस्कुराकर अपना सर उसके कंधे से टिका दिया। इन दोनों के इर्द गिर्द की फ़ज़ा खुशदिली से हंसी थी। एक हसीन शाम की खुशगवार याद जहन में बसाए। रोहान की गिफ्ट करदा रिंग उंगली में सजाए। वो दिलकशी से मुस्कुराती अपने घर पलटी थी। स्टडी से फरागत कम ही मिलती थी, फिर भी वो रोहान से बात कर लेती थी रोज़ाना। रोहान बिजनेस टूर पर मलेशिया गया हुआ था तो पूरे महीने बाद लौटा। कबीशा उसके आने की बेचैनी से मुंतज़िर थी। मोबाइल पर रोहान का मैसेज देखकर उसने यूनिवर्सिटी से आते ही उससे कांटेक्ट किया। काफ़ी देर बात करने के बाद उसने मोबाइल ऑफ किया। शाम को रोहान आया तो अम्मी से उसको दूसरे दिन शॉपिंग पर ले जाने की बात पर वो बेसाख्ता चौंकी। फिर तीखे तेवरों समेत बोली, वहाँ से मेरे लिए कुछ नहीं लाए जो यहाँ से शॉपिंग करवा रहे हैं? नहीं, मुझे याद नहीं रहा था। रोहान मुस्कुराहट छुपाकर संजीदगी से बोला, देख लें अपने दामाद को, अभी से मुझे भूलने लगे हैं, बाद में तो सामने खड़ी भी दिखाई देना बंद हो जाऊंगी। अम्मी की तरफ मुड़ते हुए वो बिगड़ कर बोली, तुम्हारे लिए मैं शॉपिंग वहाँ से कर चुका हूँ, यहाँ से एक दोस्त के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ। रोहान उसे सताने का इरादा मुलतवी करके बताने लगा तो वो नॉर्मल हुई। दूसरे दिन शॉपिंग के दौरान ज़्यादातर लेडीज़ अशिया की ख़रीदारी पर वो मशकूक अंदाज से बोली, आप पहले ये बताएं कि दोस्त मर्द है या औरत? तुम क्यों पूछ रही हो? वो एड़ियों के बल मुड़ा था। इसलिए कि आपकी तमाम तर शॉपिंग लेडीज़ चीज़ों पर मुश्तमिल है। ये चक्कर क्या है आखिर? कबीशा ने बाकायदा घुर कर कहा, तुम यूँ बोलती बिल्कुल लड़ाका बीवी लग रही हो। रोहान मुस्कुराया, टाले मत, साफ बताएं कौन है वो जिसके लिए हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं? उसने संजीदगी से पूछा, प्लीज़ शक मत करो, मेरे दोस्त की बीवी है, गैर मुल्की है, पाकिस्तानी मसनूआत का उसे ज़्यादा इल्म नहीं, इसलिए तुम्हारी चॉइस से इनके लिए ये सब लिया है। हो गई तसल्ली? रोहान ने बताकर उसे देखा तो वो यकीन और बेयकीनी के मिले जुले तासरात चेहरे पर लिए खामोशी से आगे बढ़ी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? गाड़ी में से उतरते हुए रोहान के पूछने पर वो स्पाट चेहरे से बोली, आप ऐसे काम क्यों करते हैं जो बेयकीनी पैदा करें? और झटके से मुड़कर अंदर चली गई। रोहान परेशान और हैरत ज़्यादा सा उसके रवैये पर झुल्ला सा गया। अजब पागल लड़की है, सरासर ऐसी बात पर मूड ऑफ कर लेती है।
गाड़ी वापसी के लिए मोड़ते रोहान ने कोफ्ते से सोचा था। अपनी नाराज़ी जाहिर करने के लिए आइंदा कई दिनों तक उसने रूखा अंदाज अख्तियार किया। अमार के घर वाले इनके घर आए हुए थे तो काफ़ी चहल पहल थी। अम्मी ने उसके ससुराल वालों को भी बुला लिया था। रोहान ऑफिस में मसरूफ़ होने की वजह से आया नहीं। आप फ़ोन करें रोहान भाई को। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ मगर उन्होंने मोबाइल शायद ऑफ कर रखा है और अपना मोबाइल ले जाए। मेरे सेल के सिग्नल डाउन है। आयशा गिरने के अंदाज में उसके बेड पर बैठकर बोली तो वो अपना मोबाइल उठाकर लॉन में चली आई और नंबर पुश करने लगी। कुछ याद है आपको कि इस वक्त कहाँ होना था? सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से पहुँच जाए। उसने छूटते ही कहा था। मोहतरमा, आपको किससे बात करनी है? उसकी बात के जवाब में आने वाली नुस्वानी आवाज़ ने उसके तमाम आसाब अलर्ट कर दिए। कौन है ये? और रोहान का पर्सनल सेल उसके पास क्या कर रहा था? वो उलझी। मुझे रोहान से बात करनी है, मगर आप कौन हैं और रोहान किधर है? उसके सफसाराना लहजे में परेशानी झलक रही थी। मैं मिसेज रोहान हूँ। रोहान बच्चों के साथ बाहर गए हैं। कबीशा के सर पर जैसे एटम बॉम्ब गिरा था। सब मिलिया मेट हो गया। आपने कोई मैसेज देना है तो मुझे दे दें, मैं इन्हें बता दूंगी। शाइस्ता अंदाज इत्तमाद से भरपूर आवाज़ में कहा गया। उसके बेजान होते हाथों ने मोबाइल झटके से दूर फेंका और बमुश्किल खुद पर काबू पाती वो अपने बेडरूम तक आई। दिल यकलख्त टूटकर खाइयों में गिरता चला गया था। ये सच था या मजाक? मगर किसी को मुझसे झूठ बोलने या मजाक करने की क्या पड़ी है? रोहान ऐसा कैसे कर सकते हैं क्या? इसने खुद से पूछा। मर्द का क्या भरोसा, क्या एतबार, लम्हों में बदल जाते हैं। ये ख्याल आते ही उसे शिद्दत से रोना आ गया। कैसा कर्ब समेट गया था पल में। क्यों किया आपने ऐसा? क्या कमी थी मुझ में? क्यों ये बेवफाई मेरे मुकद्दर में लिख दी? इसलिए इतनी लेडीज़ शॉपिंग की थी और मैं अहमक समझ ना सकी, ना बदलते जज्बों का रुख जांच सकी, ना नज़रों में कोई और अक्स दिखाई दिया। उसका जी चाह रहा था कि रोहान को झंझोड़ कर पूछे उसका क्या कसूर था। उसने चीज़ें उठाकर ज़मीन पर पटकनी शुरू कर दी, पर ना गुस्सा कम हो रहा था ना आंसू रुकने में आ रहे थे। कबीशा, जल्दी से बाहर आओ, रोहान की अम्मी आई हैं। अम्मी ने दरवाज़ा नॉक करके कहा तो उसने आंसू साफ करते हुए नीचे बिखरी अशिया उठाकर रखनी शुरू की। अच्छी तरह मुंह धोया और अम्मी को देखा तो वो कॉरिडोर में खड़ी थी। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं आराम करना चाहती हूँ। आप आंटी से कह दें कि मैं सो रही हूँ। दोपहर तक तो तुम अच्छी भली थी। ये अचानक सर दर्द, कोई बात हुई है या फिर रोहान से नाराज़गी हो गई है? अम्मी ने तशवीश से पूछा। नहीं, एग्ज़ाम्स की वजह से देर तक जाग कर पढ़ना होता है। सुबह से ही हल्का दर्द था जो अब ज़्यादा हो गया है। उसने दिल में उठते दर्द को दबाकर कहा। ठीक है, तुम दवा लेकर आराम कर लो। अम्मी ने उसका सुता हुआ चेहरा थपथपाया। कितना ऊंचा मुकाम देकर रखा था मैंने आपको, आपकी शिद्दत पसंद रवैये और अखड़ मिजाज के बावजूद मोहब्बत की, और आपने कितना बुरा किया मेरे साथ। आप बहुत बुरे हैं, करप्ट और बेईमान। कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, धोखेबाज शख्स जिसे मैं पहचान ही ना सकी। बज़ाहिर अट्रैक्टिव और बेहतरीन नज़र आने वाले फ्लर्ट इंसान सब कैसा फरिश्ता सिफ्त समझते रहे और कितना बड़ा फ्रॉड निकला। अजियत भरी सोच ने उसे नढाल कर रखा था। दिल टूट रहा था अंदर ही अंदर। दर्द की इंतहाई तेज लहरें उठ रही थीं। ये भी ठीक है वो चला गया, मुझे बंद रास्ते पर छोड़कर वो जुदा भी कैसे हुआ कि मैं कोई रस्म भी ना निभा सका, ना मैं पास उसको बुला सका, ना मैं दिल की बात सुना सका। वो हंसी हंसी में ही चल दिया कि मैं हाथ तक ना हिला सका। रात को ही पापा के दिल में शदीद किस्म का दर्द उठा। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि अटैक है। डॉक्टर्स की कोशिशों के बाद इनकी तबीयत संभल तो गई, मगर वो अभी हॉस्पिटल में थे। वक्ती तौर पर वो अपनी टेंशन भूल गई, मगर हॉस्पिटल में रोहान को आते देखकर उसे नए सिरे से गुज़िश्ता रात मिलने वाली अजियत याद आने लगी। आंखें एकदम जलने लगीं। कबीशा उससे बात किए बिना घर आ गई। अम्मी हॉस्पिटल में ही थी। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से पापा घर मुंतकिल हो गए थे। इनको देखने आने वालों का तांता बन गया और अम्मी इनको देखने के साथ लोगों को भी ट्रीट कर रही थी। रोहान ज़रा सी देर को आए थे, इन्हें किसी मीटिंग में जाना था। कबीशा को इल्म हुआ तो उसने जलते हुए सोचा था, हाँ, अब दूसरी बीवी के पास जाने के लिए ऐसे बहानों से ही काम चलाना होगा। बहाने घड़ना राह बदलने वालों के लिए कहाँ मुश्किल होते हैं। कबीशा, फारिग होकर मेरी बात सुनना, मैं अपने कमरे में हूँ, इधर ही आ जाना। अम्मी ने उसे पढ़ते हुए देखकर ताकीद की तो उसने सर हिलाकर इस बात में जवाब दिया, जबकि नज़रें किताब पर ही थी। हालांकि पढ़ा कुछ भी न जा रहा था। वो जहनी तौर पर इतनी परेशान थी। परेशानी में ना तो उसे हकीकत जानने के लिए तहकीक करने का ख्याल आया, ना अम्मी को कुछ बताने का सूझा। काफ़ी देर खुद को मुतवज्जो रखने की कोशिश की, मगर ध्यान ना जम सका तो उसने उकताकर किताब रखी और अम्मी के कमरे में आ गई। वहाँ पापा भी मौजूद थे और जाग रहे थे। उसके बैठने के चंद लम्हों बाद अम्मी गोया हुई। आज तुम्हारे ससुर आए थे। अपने पापा की तबीयत के मुतल्लिक तुम जानती हो कैसे लम्हों में बिगड़ जाती है। 2 सीरियस अटैक हो चुके हैं। खुदा ने इन्हें नई ज़िंदगी अता की है, फिर भी हम आने वाले वक्त के मुतल्लिक कोई हतमी बात नहीं कह सकते। अमार अमेरिका जाना चाहता है, इसलिए आयशा की शादी पर जोर दे रहे हैं। वो लोग, तुम्हारे पापा की ख्वाहिश है कि तुम्हारी रुखसती भी साथ ही कर दें। कबीशा ने चौंक कर इन्हें देखा। वो अपनी बात जारी रखे हुए थी। रोहान के घर वाले भी तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म होते ही रुखसती का कह चुके हैं।
پہلے تو اسٹڈیز کا وقفہ دے دیا تھا روحان نے، مگر اب نہ تو ہمارے پاس کوئی بہانہ اور مہلت ہے اور نہ وہ انتظار کر سکتا ہے۔ تم خود کو تیار رکھو، اسی ماہ کے اینڈ میں تمہاری رخصتی ہوگی۔ امی بات مکمل کر چکی تھیں۔ اس کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ جس مشکل نے گھیر لیا تھا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ بیٹی رو مت، یہی شرعی فریضہ ہے جو ہر باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بیٹی شہزادی بھی ہو تب بھی اسے بیاہنا ہوتا ہے۔ اپنے پاپا کو مرنے سے پہلے یہ سکون عطا کر دو کہ اس کی دونوں بیٹیاں آباد ہیں اور وہ اپنے فرض سے خوش اسلوبی سے عہدہ برآ ہو چکا ہے۔ پاپا کا لہجہ بھیگا اور چہرہ محبت سے لبریز تھا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ خراب طبیعت کے باعث نہ پاپا سے اس دکھ کو شیئر کر سکتی تھی اور نہ ایسے حالات میں امی اور عائشہ کو مزید پریشان کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی اپسیٹ تھیں پاپا کی وجہ سے، اور خود کو چپ چاپ سلگتے دیکھنا اسے ہرگز منظور نہ تھا۔ یونیورسٹی سے آف ہوتے ہی اس نے اپنی گاڑی KFC کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ یہاں سے لنچ کرنے کے بعد اس کا ارادہ روحان کے آفس جانے کا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کر کے وہ ہال میں آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی نظر اچانک اٹھی تو جیسے ایک جگہ پر ساکت ہو گئی۔ چند ٹیبلز چھوڑ کر ایک کونے والی ٹیبل پر دو پیارے سے بچوں اور خوبصورت سی قد آور فارنر لک دیتی لڑکی کے برابر بیٹھا روحان گرے پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس، تھوڑا سا چہرہ جھکائے اس سے بات کر رہا تھا، اور وہ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ کبیشہ کو اپنے اندر لاوا سا ابلتا محسوس ہوا۔ اس نے پلیٹ پر ایک کھسکا کر موبائل اٹھایا اور روحان کے پرسنل سیل کے نمبر پر پش کیے۔ روحان کچھ دیر سیل اٹھا کر اسکرین پر اس کے موبائل کا نمبر دیکھتا رہا، پھر آف کر کے سیل ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ ساتھ بیٹھی لڑکی سے گفتگو کرنے لگا۔ کبیشہ بھنا گئی۔ اس نے کار کی چابی پکڑی، اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا، چند لمحے انہیں دیکھتی رہی جو خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ تیز قدموں سے چلتی ان کے سر پر جا پہنچی۔ چہرے پر شدید غصہ موجود تھا۔ بہت لاجواب مصروفیت ڈھونڈی ہے اور خوب الو بنانا آتا ہے لوگوں کو۔ دو بیویاں تو یہیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور کتنی ہیں اور کہاں کہاں چھوڑی ہوئی ہیں، تلخ لہجے میں کہتے اس نے تیش سے گھورا تھا۔ روحان کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر غصہ نمایاں ہوا۔ یہ ریسٹورنٹ ہے، گھر نہیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ وہ تلخی سے بولا، بات تو آپ صرف یہیں اور اسی وقت ہوگی۔ بتائیں مجھے کیوں خود سے باندھے رکھا اگر دلچسپیاں تلاش کی ہوئی تھیں؟ اسٹاپ اٹ اینڈ مائنڈ یور لینگویج، روحان نے سختی سے کہا اور اٹھ کر اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنی کار تک لایا۔ کار تیزی سے پارکنگ سے نکال کر سڑک پر لے آیا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ کار انجانے راستوں کی طرف جاتے دیکھ کر کبیشہ نے بگڑ کر پوچھا۔ شٹ اپ، نو کوسچن، روحان نے انگت شہادت اٹھا کر تمبی انداز میں بولا۔ کار روحان کے نئے گھر کے پورچ میں رکی تو وہ پریشان ہو کر بولی، یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ میرے گھر لے کر جائیں، میں امی اور پاپا کے سامنے آپ کا کارنامہ بیان کروں گی۔ ان کے علم میں بھی آئے کہ ان کا پارسا نظر آنے والا داماد کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ بغیر پوری بات جانے بلیم مت دو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، روحان نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اس نے ضبط کنٹرول کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے مجھے، میری آنکھیں میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، آپ نے چیٹ کیا ہے، یو چیٹر۔ روحان کا ہاتھ بے ساختہ بلند ہوا اور اس کے دائیں رخسار پر پوری قوت سے پڑا تھا۔ وہ یکلخت ساکت ہو گئی۔ میں سمجھا تھا کہ تنہائی اور پرسکون ماحول ہوگا تو میں آسانی سے اپنی پوزیشن کلیئر کر سکوں گا، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سمجھایا جائے، روحان تیش بھرے انداز میں بولا، اور آپ خود اس قابل نہیں ہیں کہ مزید بھروسہ یا یقین کروں۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اپنی قسمت پر، لیکن میں اس دکھ کو مستقل اپنے گلے کا ہار نہیں بناؤں گی۔ آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی، وہ تنفر سے بولی۔ روحان کو ایک دم اتنا شدید غصہ آیا کہ جی چاہا کھینچ کر کئی تھپڑ اس کے منہ پر مارے، بجائے معاملہ سلجھانے کے مزید بگاڑ پیدا کر رہی تھی۔ خود پر قابو پا کے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر بولا، اپنے دل اور دماغ میں بھری فضول سوچ کو نکال دو۔ جو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ سچ نہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے جھوٹی کہانیاں مت سنائیں، نہ میں اس روکھے پن سے متاثر ہوں گی۔ اس کا انداز بدستور ہٹیلا تھا۔ اس طرح بات سلجھنے کے بجائے الجھا رہی ہو تم، اور تمہارا یہ ضدی انداز صرف مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ روحان جھلا کر بولا، جب میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ مجھے آپ سے الگ ہونا ہے تو پھر معاملہ الجھے یا سلجھے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مضبوطی سے بولی، یہ لفظ بار بار اپنی زبان پر لا کر تیش مت دلاؤ مجھے۔ روحان کو تاؤ آیا، واہ بہت خیال ہے اپنے احساسات کا، دوسروں کو تو آپ نے انسان سمجھا نہیں۔ فیلنگز، ریلیشنز، سنسیئرٹی، آپ کو کیا معلوم یہ کس چڑیا کے نام ہے؟ خود کو محترم رکھتے ہیں، دوسرے چاہے زندہ درگور ہو جائیں۔ کبیشہ، میری برداشت کی حد مت آزماؤ، تم محض اپنی ضد کو انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے، خوامخواہ ٹینشن کریٹ کر کے اپنا بھی دماغ خراب کر رہی ہو، میرا بھی۔ خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے لیے یہ معمولی بات ہوگی، میرے لیے نہیں، مجھے یہ رشتہ ہی سرے سے غلط لگ رہا ہے۔ محض پاپا کے خیال سے میں چپ رہی، لیکن اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ رشتہ مزید برقرار نہیں رکھ سکوں گی۔ اس سے نظریں چرائے وہ بولی تو روحان کتنی دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔
इतना बड़ा फैसला करने का अख्तियार तुम्हें किसने दिया है? तुम मेरी मनकूहा हो और बगैर मेरी मर्जी के कोई इंतहाई फैसला करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। कबीशा का दिल कोई सख्त सी बात कहने को चाहा, मगर खुद पर जब्त किए वो लब भींचे खड़ी रही। महज यही वजह तुम्हारे हर्ट होने का बाइस है, तो मैं इसे अहमियत नहीं देता। कोई और बात है तो कहो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी तसल्ली कर सकूं। रूहान अब अपनी गुस्से पर काबू पाकर ठहरे हुए अंदाज में बोला, हमारे जहनों और सोचों में बहुत फ़र्क है। आपसे इंगेज हो के मैं खुद को बहुत मुतमईन और खुशकिस्मत समझती थी, लेकिन आपके ऑफिस में काम करके और निकाह के बाद मैंने आपको बहुत नज़दीक से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि हम कभी भी एक अच्छी खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। फिर जहाँ एतबार भी ना रहे, इत्तेमाद भी ख़त्म हो जाए, वहाँ रिश्तों में खलूस मोहब्बत के कितने टांके लगा दिए जाएँ, वो पनप नहीं पाते। लिहाजा वो फैसला जो शादी के बाद हमें लड़ झगड़ कर एक दूसरे को बुरा भला कहकर करना है, बेहतर है कि हम अभी कर लें। कबीशा का लहजा बेलचक था। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें कि हम यकसर मुख्तलिफ सोच और ख्यालात रखने वाले इंसान हैं। रूहान तन से बोला, फिर लहजा नरम करके कहा, वो मेरे दोस्त की बीवी है। मेरा उसके साथ स्कैंडल बनाकर अपनी और मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करो। तमाम हालात को ठंडे दिल से सोचो। आपके दोस्त की नहीं, आपकी बीवी है और इन 2 बच्चों के वालिद आप हैं। बोलें ये झूठ है? हाँ, ये सरासर झूठ और बहतान तराशी कर रही हो तुम। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस झूठ को सच साबित करने का? बोलो, किस बुनियाद पर तुम ये सब कह रही हो? जवाब दो मुझे। उसका दायां बाजू सख्ती से पकड़े वो इतने दुर्शत अंदाज में पूछ रहा था कि उसे अपनी सांसें रुकती महसूस होने लगीं। इस कदर गुस्से में वो पहली बार नजर आ रहा था। सबूत तो वाकई उसके पास कोई ना था, महज एक फ़ोन कॉल और नज़रों का धोखा। कि क्या वो इसे सच साबित कर सकती थी? सबूत भी दूंगी, आप सेपरेशन का फैसला तो करें। थोड़ा खाइफ होते हुए वो बोली, तुम सबूत फराहम करोगी तो मुझे फैसला करने में लम्हा भर देर ना लगेगी, और तुम जानती हो मैं अपने कॉल का कितना पक्का हूँ। रूहान की संजीदा नज़रें उस पर थीं। मुझे घर छोड़ दें, मैं आपकी चंद दिनों तक सबूत दे दूंगी। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, तुम यहाँ रहो, सबूत मिल जाए तो। रूहान बात अधूरी छोड़कर गहरा सांस लेता पीछे हटा। यहाँ क्यों? घर लेकर जाएं मुझे मेरे। वो ब्राफरोख्ता हुई। औरत का घर वही होता है जो उसके शौहर का हो। तुम इस वक्त अपने शौहर के घर में मौजूद हो। अंकल आंटी को मैं इत्तला दे चुका हूँ, इसलिए तुम अब यहीं रहोगी मेरे घर, मेरे साथ, अंडरस्टैंड? कबीशा की आंखों में झांकते हुए उसका लहजा पुरस्रार हुआ। आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। वो बिगड़ कर बोली, अच्छा तो माई स्वीट हार्ट, सही क्या है वो बता दो, बिलीव मी वही करूँगा। लहजे के साथ रूहान के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट भी तंजिया थी। माई फुट, मुझे आपकी इजाज़त दरकार नहीं, मैं खुद भी जा सकती हूँ। पैर पटकते हुए गुस्से से वो मुड़ी तो रूहान ने बरक रफ्तारी से उसे रोका। मुझे मुतमईन किए बगैर तुम 1 इंच नहीं हिल सकती। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर इतने आराम से कैसे जा सकती हो? जब तक मेरा इज़्तिराब ख़त्म नहीं होता तुम यहाँ से नहीं जाओगी। कितने आराम से कहा था उसने। कबीशा को अपनी जल्दबाजी पर तासुफ सा हुआ। अगर जाकर आराम से वो बात करती तो ऐसे ना फंसती। रूहान के सजीले नकूश पर एक नज़र डालकर चेहरा झुकाए बचाव के तरीके पर गौर करते वो शदीद गमगीन कैफियत में थी। बैठ जाओ, रिहाई के तौर तरीक़ों पर इत्मीनान से गौर कर लो। मैं खाना लगवाता हूँ, अब तक भूख शदीद हो चुकी होगी। मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए तुमने तो अपना खाना भी छोड़ दिया था। उसे कहकर वो बाहर निकला तो कबीशा को रोना आने लगा, मगर आंसू बहाकर खुद को कमज़ोर या शिकस्ता जाहिर करना अना को गवारा ना था। अम्मी से बात करने के लिए उसने अपना मोबाइल देखना चाहा तो नज़र ना आया। ओह, मोबाइल तो बैग में है और बैग गाड़ी में पड़ा है। याद आते ही खुद को कोसा और उठकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था। ओह शिट! गुस्से से भरपूर मुक्का दरवाजे पर रसीद किया। जालिम चीटर इंसान! इसका बस न चल रहा था कि रूहान सामने आए तो इसका कचूमर बना डाले। कैसा मंसूबा साज और तेज़ो तरार था। मुझे मालूम था तुम भागने की कोशिश करोगी, सो हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर दरवाज़ा लॉक करना पड़ा। अंदर आते हुए उसने सुकून से कहा तो वो तेज़ निगाहों से घूरने लगी। नाराज़ी और गुस्से से तुम्हारी भूख तो उड़ चुकी होगी, मगर मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मैं खाना खा रहा हूँ, तुम तो अलहदगी का सोचे बैठी हो, खाने की ऑफ़र भी नहीं कर सकता। मज़े से बोलता साथ साथ खा भी रहा था। अपने आंसू रोकने की कोशिश में कबीशा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम्हारा शक मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दो। हाथ साफ करते हुए रूहान ने उसे देखा। थोड़े दिन नहीं, आज, अभी। अगर आप सच्चे हैं तो मोहलत क्यों? कबीशा ने तीखे अंदाज में दरियाफ्त किया। मेरा दोस्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसके आने पर ही बात क्लियर होगी। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वक्त तक आप कोई कहानी घड़ लेंगे, फर्जी किरदार पैदा कर लेंगे। और रूहान मलिक साहब, मैं अब किसी दूसरे ऑप्शन को लेना ही नहीं चाहती। चलो इस वक्त को छोड़ो। तुम 1 मिनट में ऐसी दलील दो, अपने जज्बाती फैसले का ऐसा क्लू दो कि मुझे तुम्हारे हक में तुम्हारी मर्जी का फैसला करने में रुकावट ना हो। रूहान गोया किसी फैसले पर पहुंच रहा था। आप सच कह रहे हैं या मुझे डांट देने की कोशिश कर रहे हैं? उसने बेयकीनी से देखा। कसम उठाकर यकीन दिला दो, रूहान संजीदा होकर बोला। इस बात से हटकर भी सोचा जाए तो हकीकत यह है रूहान, आप निहायत गर्म मिजाज, गुस्सावर, सिर्फ खुद को अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम रखने वाले मर्द हैं।
अपने ओहदे और बर्तरी के ज़ौम में मुब्तला, इतना प्रेशर रखते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों पर, इनका जीना मुश्किल कर देते हैं। कबीशा बेरहमी से उसकी शख्सियत का तज्जिया पेश कर रही थी, उसके जज्बात की परवाह किए बगैर। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसका रवैया और आदत मुझे बारहा तकलीफ पहुंचा चुकी हों और जिसमें एहसास जिम्मेदारी न हो। वो बिला झिझक बोली। रोहान मलिक पलक झपकाए बगैर उसको देख रहा था। बात आदत की है तो मैं खुद पर काबू पा लूंगा। वैसे भी शादी के बाद ज़हनी हमांगी हो जाती है। इंसान एक दूसरे की खातिर जज्बात को समझाना सीख लेता है। ये इतनी बड़ी बात नहीं, रोहान रोसान से बोला। ये सिर्फ औरत को करना पड़ता है, खुद मर्द कभी कहीं ताउन नहीं करता है। और फिर मैंने कभी वो सूट नहीं पहना जिसके मैचिंग शूज़ ना मिले। ऐसे शौहर को कैसे कबूल कर लूँ जो टोटली मेरे दिल और जहन के साथ अनमैच हो। कबीशा जिद्दी अंदाज में बोली। भाड़ में जाए तुम्हारी मैचिंग, मेरी जान सुलग रही है और तुम मुझे जूतों कपड़ों से कंपेयर कर रही हो। मैं शोकेस में सजी चीज़ नहीं हूँ कि जिसे तुम अनमैचिंग कहकर रद्द कर दो। तुम्हारा शौहर हूँ मैं। रोहान एक ही झटके में उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेहद तनाव था। आप कुछ भी कह लें, मैं फैसला कर चुकी हूँ। कबीशा का अंदाज मजबूत था। धीरे धीरे ढलती शाम का मिलिगजा अंधेरा कमरे के वाक़ किए हुए पट से झांक रहा था। पीच कलर के सूट में ब्लैक दुपट्टा शानों पर फैलाए, सीने पर हाथ लपेटे वो बेनियाजी से कॉर्नर पर रखे गुलदान को देख रही थी। तो तुम मुझसे रिश्ता बरकरार रखने और रुखसती करवाने पर कायल नहीं होगी। रोहान ने चंद कदम बढ़कर अपने हाथ उसके शानों पर रखते हुए चंद सेकंड जांचती हुई नजरों से उसका मरमरी सुरापा देखा। नहीं, बिला तामुल कहकर उसने बालों की बिखरी लट कान के पीछे उड़सी। रोहान ने उसका महकता सुरापा अपने सीने से लगाया तो उसने इस गिरफ्त से कदरे खौफजदा होकर सर उठाया। रोहान के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी कि वो मदहोश होकर चीखी। आप क्या करना चाहते हैं? इसके सवाल में खदशात लरज रहे थे। वो जिसके बाद तुम हर सूरत सिर्फ मुझसे शादी करोगी। उसके रुखसार की नरमी को छूते हुए रोहान बेहद इत्मीनान से बोला। तो कबीशा के दिल की धड़कनें थम गईं। मैं आपसे शादी करूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। वो मिलतजी हुई। और वो तो तुमने करनी ही है अब, रोहान ने गहरे अंदाज में देखते हुए भरपूर मुस्कुराहट से कहा। रोहान, आई एम सो सॉरी, मैं अपने रवैये पर सख्त पेशमान हूँ, मेरी इतनी तौहीन मत करें। वो गिड़गिड़ाने लगी। नहीं, सॉरी नहीं, बल्कि खुश हो जाओ कि तुम्हारे पास मुझसे नफरत करने का एक और जवाब होगा। रोहान आराम से बोला। आंसू उसके रुखसार से फिसलकर गिरने लगे। मुज़ाहमत की तमाम कोशिश दम तोड़ गई। चीख चिल्लाकर खुद को महफूज रखना नामुमकिन था क्योंकि वो उसके तमाम तर जुमला हकूक का मुहाफिज था। घुटनों में सर दिए वो ज़ारों की तार रो रही थी। रोहान के चेहरे पर ज़रा बराबर शर्मिंदगी थी ना निदामत। हद दर्जा सुकून था उसके अंदाज में। उसे घर छोड़ने आते हुए रोहान के लबों की तराश में दिलफरेब सी मुस्कुराहट छलक रही थी और कबीशा के स्पाट चेहरे पर गहरा सुकूत। वाइट करोला पोर्च के अंदर रुकी तो वो लम्हे की देर किए बिना अंदर चली गई। टीवी लाउंज में मौजूद अफराद की तरफ उसने देखा तक ना था। रोहान तकरीबन आधा घंटा बैठा फिर चला गया। इस वाक़े के बाद कबीशा ने मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार कर ली। ना इनकार, ना इकरार, ना नफरत, ना मोहब्बत। उसके स्पाट चेहरे से खुशी, गम, किसी भी तासुर का इजहार नहीं होता था। आयशा और कबीशा की शादी एक साथ तय होने से घर में खासी गहमा गहमी थी। हर चीज़ बेहतरीन और महंगी तरीन ली जा रही थी। उसने हर सिलसिले में पसंद नापसंद का अख्तियार अम्मी को सौंप कर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने इस्तेजाब आमेज़ हैरत से उसको देखा, जो इन दिनों बिल्कुल लिए दिए अंदाज का मुजाहरा कर रही थी। कबीशा, तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? किसी उलझन या परेशानी में हो या रोहान ने कुछ कहा है? अम्मी ने हैरानी से पूछा। अगर मैं इन्हें बता दूं तो ये बिल्कुल यकीन नहीं करेंगी, बल्कि कोई भी नहीं करेगा। और अगर यकीन कर भी लिया तो हालात जो खौफनाक रुख अख्तियार करेंगे, इसका तमाम तर असर पापा की सेहत पर पड़ेगा। पापा को कुछ हो ये मुझे कब गवारा है, इसलिए इस गम को अकेले सहना है, खुद इस दर्द का तदारुक करना है, अम्मी को मुतमईन करना है। अपने ख्यालों से निकलते हुए उसने झूठी मुस्कान चेहरे पर बिखेरी और अम्मी की गोद में सर रखकर लेट गई। कुछ दिनों बाद मुझे इस घर से अपने खूनी रिश्तों से दूर चले जाना है। मोहब्बतों से बिछड़ने का सदमा क्या कम है? भीगी आवाज़ में बोलते हुए उसने कहा। तो अम्मी ने ममता से चमकते चेहरे से उसको देखा। रोहान बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। उसके पेरेंट्स इतने नरम दिल, तुम्हारी दिलजोई करने वाले। तुम्हें इतने अच्छे रिश्ते, इतने अच्छे लोग मिलेंगे। अम्मी उसके सिल्की बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए बोली तो उसने कुछ कहे बगैर पलकें मूंद लीं। कई आंसू निकलकर चुपके से बह गए। मायों मेहंदी की रस्मों के दौरान सहेलियों, कजन्स की हंसी मजाक और हल्की फुल्की छेड़छाड़ पर उसके चेहरे पर लम्हा भर तबस्सुम की लहर छलकती, बाद में वही यासियत छा जाती। अलबत्ता आयशा के वजूद से खुशी की किरणें खुद ब खुद फूट रही थीं। रोहान से उसकी मुलाकात ना हुई थी। स्टेज पर कबीशा और रोहान आयशा को अमार की हमरा रस्म मेहंदी अदा करने के लिए बिठाया हुआ था। रसूमात से फारिग होकर अब लाइव म्यूजिक से लुत्फ उठाया जा रहा था। सर झुकाए बैठी कबीशा ने नज़र उठाकर पास बैठे शख्स को देखा तक ना था। रुखसती के दिन उसने
ग्रीन और गोल्डन कॉम्बिनेशन का दीदा जेब राजस्थानी लहंगा पहना था। आयशा ने अपनी पसंद से ऑरेंज कलर का ब्राइडल ड्रेस बनवाया था। पार्लर से तैयार होकर वो सीधी शादी हॉल पहुंची थी। रोहान और अम्मा ने रवायती दूल्हा ड्रेस से हटकर सफ़ेद कॉटन के अवामी सूट से जेबतन किए हुए थे और दोनों बहुत जच रहे थे। अम्मी इन दोनों को समझा रही थी, आइंदा ज़िंदगी में सब्र तहम्मुल और दरगुजर से काम लिया करना। अपने शौहर से तू तड़ाक से बात मत करना। अब तुम्हारी हैसियत पहले से बहुत मुख्तलिफ है। ज़रा ज़रा सी बात पर नखरा दिखाना, लड़ाई झगड़ा करना ज़िंदगी के हुस्न को ही नहीं आपसी ताल्लुकात को भी मुतासिर कर देता है। तुम दोनों समझदार, तालीमी याफ्ता और बाशऊर लड़कियां हो। अपने ससुराल वालों को अपने घर वालों जैसा समझना। जो मोहब्बत, खुलूस और अपनायत यहाँ से लेके जा रही हो, मज़ीद इजाफे के साथ इन्हें देना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। कोशिश करना कोई ऐसा मौका ना आ पाए कि मुझे अपनी तरबियत पर दुख हो। छलकती आंखों समेत अम्मी पापा ने इन्हें रुखसत किया था। थका देने वाली तवील रसूमात से फरागत के बाद मेहमान खवातीन जो उसे घेरे में लिए बैठी थीं, उठने का नाम न लिया, यहाँ तक कि आंखें नींद से बोझल होने लगीं। बिलाखिर रिश्ते की नंद को ही इसकी थकावट का एहसास हुआ तो उसे रोहान के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे के बाहर राहदारी से अंदर बिछा कारपेट पूरे का पूरा सुर्ख गुलाबों से ढका हुआ था। मोती और गुलाब के ताज़ा लड़ियां बेड के चारों एतराफ लटकती माहौल और सांसें महका रही थीं। खिड़कियों पर पड़े सुरमई पर्दों से होते कोने में पड़े कंप्यूटर सिस्टम तक, शेल्फ और वार्डरोब से होती उसकी नजरें बाईं तरफ दीवार पर रोहान और अपने निकाह की तस्वीर पर रुक गईं। वो यूं ही खड़ी कुछ देर पोस्टर साइज तस्वीर को देखती रही। वॉशरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला तो वो चौंक कर मुड़ी। रोहान चेंज करके आ रहा था। कबीशा ने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ाए थे। रोहान ने आगे बढ़कर उसका रुख बेड की तरफ किया और दोनों आहिस्ता कदमों से चलते बैठ गए। माहौल में मशहूरियत एकदम से बढ़ने लगी। डायमंड इयररिंग्स का तोहफा उसे देते हुए रोहान कुछ लम्हे गहरी और महवियत भरी निगाहों से देखता रहा। मुंगलियां चटखाती इसके पैरों के नीचे बिछे मखमली कारपेट के नक्शो निगार देख रही थी। अभी तक नाराज हो, रोहान ने दिलबराना अंदाज में कहते हुए उसका चेहरा जरा ऊपर किया। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। सर्द और सुपाट अंदाज पर रोहान ने अचेंबे से निगाहें उठाईं, फिर फौरन ही खुद को संभाल कर बोला, ओके एज यू विश। वो चेंज करके वापस आई तो रोहान सिंगल सोफे पर संजीदा सा बैठा था। फिक्र मत करो, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम इत्मीनान से सो सकती हो। उसकी नज़रों का मफहूम समझकर वो इसी अंदाज में संजीदगी से बोला। बेड की तरफ सोने के लिए बढ़ते हुए उसके दिल में ख्याल आया, मैं बेड पर सोगी तो ये कहाँ सोएंगे? मुझे क्या, जहाँ मर्जी सोएं, ये मेरा दर्द सर नहीं। खुद को मुतमईन करके वो रुख मोड़े कुछ देर में सो गई। रोहान उसी जगह बैठा बहुत कुछ सोचकर उलझता रहा। एक तो नई जगह, दूसरा जहनी टेंशन। वो रात के आखिरी पहर बेदार हो गई। नाइट बल्ब की मध्यम लाइट में नजरें सामने सोफे पर सोए रोहान पर गईं तो उसे अपने रवैये और उसकी बेआरामी पर तासुफ हुआ, मगर वो चुपचाप लेटी रही। हनीमून के लिए अमार और आयशा पेरिस और फ्रांस चले गए। अम्मी पापा ने भी हफ्ते बाद ही उम्रा अदा करने के लिए रवाना होना था। वहां से फारिग होने के बाद इन्हें दुबई मामू के यहाँ क़याम करके वापस आना था। कबीशा को उनकी रवानगी का इंतज़ार था। उसने आइंदा जो लाया अमल तय कर रखा था उस पर अमल दरामद के लिए मैदान का साफ होना ज़रूरी था। वलीमे के फंक्शन को अटेंड करके यूं ही अम्मी और पापा उसको साथ ले जाने लगे तो उसने इनकी रवानगी तक का हफ्ता उनके यहाँ गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया। रोहान जुज़बुज़ हुआ। अम्मी ने भी उसे फहमाइशी निगाह से घूरा और दबे लफ्ज़ों में सिर्फ एक दिन ठहरने को कहा तो वो इन अनसुनी कर गई। आंटी और अंकल ने बखुशी उसे इजाज़त दे दी। अम्मी दिन भर उसकी ब्रेन वॉशिंग करती और वो सर हिलाकर मुकम्मल तौर पर ताबेदारी का मुजाहरा करती थी। हफ्ते को उसकी अम्मी पापा उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो गए। उनको सी ऑफ करके उसके ससुराल वाले एयरपोर्ट से उसको घर ले आए थे। रोहान ऑफिस का चक्कर लगाकर वापस घर आया तो वो मज़े से सो रही थी। बेवक्त के सोने पर खौफ ज़्यादा होता वो लाउंज में आ गया। 2-3 घंटे नींद लेकर वो लाउंज में आई तो वहाँ मौजूद रोहान चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ था। अंकल आंटी भी वहीं मौजूद थे। कबीशा उनके पास बैठ गई। इनकी शादी की मूवी रोहान ने लगा दी। फिर यहीं बैठे बैठे खाना भी खाया गया, बातें भी होती रहीं और जब रात के 12 बजने लगे तो सब उठे। वो भी अपने बेडरूम में आ गए। मुझे आपसे एक बात करनी है। वार्डरोब खोलते हुए रोहान के हाथ लम्हा भर को रुके थे। कहो, मैं सुन रहा हूँ। पलटकर सीने पर बाजू लपेटे वो बगौर उसे देखकर बोला, आप मुझे तलाक दे दें। कबीशा की पुरसुकून आवाज़ उसके जज्बात और एहसासात को दरम भरम कर गई। वो इंतहाई बेयकीनी से उसे देख रहा था। इस वक्त हकीकतन हक्का बक्का था। आप इस औरत को यहाँ ले आएं, अपने बच्चों को सर उठाकर जीने का सबक दें। मैं अपनी जगह छोड़ रही हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आया अब तक? क्यों इतनी बदइत्तेमादी का शिकार हो रही हो? बदला लेना चाहती हो या सज़ा देना? रोहान ने इस्तफहामिया अंदाज से पूछा। जो भी समझे। वो सपाट चेहरे के साथ बोली, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? रोहान संजीदगी से बोला, तो फिर ज़बरदस्ती करके आपको मेरा जिस्म मिल जाएगा, मेरी मोहब्बत नहीं। और मैं 10 साल गुजार कर भी आपकी ना बन सकूंगी। मेरा मुतालबा तब भी बरकरार होगा।
इनकार की सूरत में खुला ले लूँगी। कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त अपनी वाइफ की हमरा वापस आ जाएगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। हकीकत तुम पर खुल जाएगी। फिर आप मुझे मेरे पेरेंट्स के घर छोड़ दें। यहाँ आपको देखकर मेरा दम घुटने लगता है, मेरा सांस लेना दुश्वार हो जाता है। आपको मुझे खुद से दूर करना होगा, वरना मैं आपके और अपने पेरेंट्स पर सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दूंगी। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसके खुदसर अंदाज पर रूहान को बुरी तरह इश्तियाल आया। तुम जो कर सकती हो कर लो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा और तुम यहीं रहोगी। यहाँ से जाने का सोचना भी मत। तुम्हें आराम से कहीं बात की समझ नहीं आती और मैं इतना पागल नहीं जितना तुमने समझ रखा है। ना मैं अपनी सफाई दूंगा अब और ना तुम्हें खुद से अलग करूँगा। अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह बिठा लो, अंडरस्टैंड। उसकी हट धर्मी पर रूहान ने सख्त अंदाज अपनाया। अगर तुमने अब मेरे मुतालिक ये खराफात अपनी ज़ुबान तक लाई तो बिना किसी लिहाज के मैं तुम्हारा बुरा हशर कर दूंगा। अब तक मेरी नरमी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया है तुमने, लेकिन आइंदा मोहतात रहना, वरना तुम बखूबी वाकिफ़ हो कि मुझे कितना सता सकती हो या किस हद तक झुका सकती हो। मुझसे फ़रार नामुमकिन है। रूहान मलिक तुम्हारी ज़िंदगी के हर रास्ते पर खड़ा है। बेदर्दी से उसे पटक कर बेड पर बिठाया कि कांच की कई चूड़ियाँ वहाँ से टूटकर कलाई में चुभ गईं। जहाँ रूहान ने अपना हाथ जमा रखा था, खून की पतली लहरें तेज़ी से निकली। वो साकित थी, लम्हे में उसके तैश खाने पर डरी हुई थी। हो सकता है वो सच कह रहा हो, इस लड़की और बच्चों से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन फिर फ़ोन पर उसने खुद को रूहान की मिसेस क्यों जाहिर किया और उसकी हमरा रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? रूहान उसके लिए हज़ारों रुपए की शॉपिंग क्यों कर रहा था? जितना सोच रही थी दिमाग उतना उलझ रहा था। अजियतनाक सोचों ने उसे कर्ब की जंगल में ला खड़ा किया था। रूहान उसे इतनी मोहब्बत थी, ऐसा रिश्ता था इनके दरमियान के अलग होने का सोचना ही सुहाने रूह था और वो इस हद तक जा भी नहीं सकती थी, मगर एक गलत फहमी ने इनकी आपस में कशीदा ताल्लुक़ कर दिया था। रूहान स्टडी टेबल पर सर धरे मुतासुफ बैठा था। परेशानी के आलम में सिगरेट फूंक फूंक कर उसने राख का अंबार लगा दिया। इशरा में अगर शाहिद और महरीन को इमरजेंसी में शिकागो ना जाना पड़ता तो वो कब का इसकी गलत फहमी दूर कर चुका होता। अब सिर्फ उसके आने पर ही बात क्लियर हो सकती थी और रूहान इनकी वापसी का शदीद मुंतज़िर था। कबीशा की बदइत्तमादी से वो बहुत हर्ट हुआ था। कई घंटों बाद रूहान ने बैठे हुए चेहरे का रुख फेर कर बेड की तरफ देखा। वो सो चुकी थी, जख्मी कलाई से खून रिस कर बेडशीट ख़राब कर चुका था। कबीशा ने बाजू पर कुछ लगाया ना उसे साफ किया था। रूहान मुतासिफ सा देखता उठा। कुछ देर बाद वो न सिर्फ उसकी कलाई साफ कर चुका था बल्कि उस पर मरहम भी लगाकर पट्टी लपेट दी। कबीशा के मलीह चेहरे पर आंसुओं के निशान मौजूद थे। सोई हुई वो इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि वो कितनी देर देखता रहा। नज़रों के इर्तिकाज़ ने कबीशा को जगा दिया। चंद लम्हे उसने हैरत से खुद पर महवियत से टकी निगाहों में झांका, फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। रूहान ने बेअख्तियारी में उसके हाथ थामने की कोशिश की। डोंट टच मी। उसका हाथ झटक कर वो गुर्राई। रूहान ने होंठ भींचते हुए तंबी अंदाज में उसे घुरा और कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर खड़ा होकर लंबे सांस खारिज करके अपना गुस्सा जब्त करने लगा। ये तुम्हें बता दूं, मैं चाहता हूँ कि रिश्तों में फिर गिरा नहीं लगती, लग भी जाए तो इसमें वो कशिश नहीं होती। एक फीका फीका सा राब्ता तो होता है, तासीर की नहीं रहती। रूह के ताल्लुक में ज़िंदगी नहीं रहती, बात वो नहीं रहती, दोस्ती नहीं रहती। लाख बार मिलकर भी दिल नहीं मिलते। जहन के झरोकों में, याद के दरीचों में तितलियों के रंगों के फूल नहीं खिलते। इसलिए मैं कहता हूँ, इस तरह की बातों में एहतियात करते हैं, इस तरह की बातों से इज्तनाब करते हैं। आलूची के पेड़ से टीक लगाए खड़े रूहान को कब से एक ही पोजीशन में वो देख रही थी। सुबह का सुहाना वक्त था। गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू महक में हवा में रची हुई थी। टेंस होने की वजह से वो जॉगिंग के लिए भी ना गया था। अफसरदगी और गहरी संजीदगी का दबीज पर्दा इन दोनों के बीच हाइल था। इनको दूर करने की कोशिश दोनों में कोई ना कर रहा था। एक तरफ अनाथ थी तो दूसरी तरफ शदीद किस्म की गलत फहमी। रूहान ऑफिस से आकर हस्बे मामूल क्लब जाता था। वहाँ से उसकी वापसी अमूमन लेट होती। कबीशा के लिए अभी यहाँ से निकलना मुमकिन ना था, क्योंकि आंटी इन दिनों सारा वक्त उसे दे रही थी। इन्हें इन दोनों के दरमियान मौजूद टेंशन का इल्म नहीं था। इनके सामने दोनों का अंदाज़ और रवैया अक्सर मुख्तलिफ होता था। रूहान फैक्ट्री के काम से कोयटा जाने लगा तो उसे साथ ले गया। यहाँ अक्सर आना जाना रहता था, इसलिए उन्होंने ठहरने को खूबसूरत से रेस्ट हाउस का बंदोबस्त किया हुआ था। इनकी कोयटा में वैसे भी काफ़ी वसी ज़मीनें थीं, जहाँ बागात लगाए हुए थे, जिनसे बहुत अच्छी आमदनी होती थी। कबीशा को ये पुरफ़ज़ा मकाम, सुकून और तासीर से भरा इलाका बहुत पसंद आया था। रूहान के घर से निकलने के कुछ देर बाद वो भी शॉल ले कंधों पर लपेट कर बाहर निकल आई। सितंबर का महीना था। पिंडी में मौसम इतना खुनक नहीं था जितना यहाँ था। रेस्ट हाउस की देखभाल करने वाले मुराद बाबा की नौउम्र बेटी को उसने साथ ले लिया था। फलों से लदे दरख्त सड़क की दोनों तरफ थे। गुलाबों की खुशबू के साथ हवा में फलों की महक भी शामिल थी। मौसम अबर आलूद था। सुबह से वक्फे से बारिश हो रही थी। वो नरम फुआर को हाथों पर लेते हुए मौसम की दिलकशी से लुत्फ अंदोज हो रही थी।
हर तरफ सुबह ताजगी का जहाँ फिजा एहसास था। वो मसूर सी घूमते हुए काफ़ी दूर निकल आई थी। बीबी वापस चलें, मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इस पहाड़ी इलाके में ज़्यादा बारिश में चला भी नहीं जाता। कई घंटे उसके साथ फिरती ड्राइवरी करते लड़की खासी बेजार सी बोली थी। तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगी। कबीशा के लापरवाही से कहने पर उसकी आंखें हैरत से फैलीं। आपको रास्तों का इल्म नहीं है, गुम हो जाओगी। फिर साहब गुस्सा होंगे। नहीं गुस्सा होते तुम्हारे साहब, जाओ तुम, मुझे अब यहीं घूमना है। उसने गुस्से से कहा तो वो लड़की लम्हों में कलांचे भरती निगाहों से ओझल हो गई। कबीशा ने चंद कदम आगे बढ़ाए थे कि उसे ठटक कर रुकना पड़ा। बारिश में यकलख्त तेजी आई थी। हल्की फुहार में भीगते उसने कपड़े पहले ही खासे गीले थे, अब तो पानी नुचड़ने लगा था। उससे कपकपी शुरू हो गई थी। कांपते हुए तेज कदमों से वापसी के रास्ते पर मुड़ी। पहली बार रूहान के बगैर यहाँ वो निकल आई थी। रास्तों से शनासाई न होने के बराबर थी। बिजली की कड़क, बादलों की गरज के साथ मुख्तलिफ जंगली जानवरों के वक्फे वक्फे से आती खौफनाक आवाज़ों ने उसे इतना खौफजदा किया कि वो वहीं बैठकर रोने लगी और दिल की तमाम तर शिद्दतों से उसी दुश्मन जहाँ के इधर आ निकलने की ढेरों दुआएं लबों से निकलने लगीं। जिस दरख्त के नीचे वो सिमटी बैठी थी उसके ऊपर से कोई शय नीचे गिरी तो उसके हलक से बुलंद चीख बरामद हुई। फिर बिना आंखें खुले चीखती चली गई कि एक मर्दाना हाथ सख्ती से उसके खुले मुंह पर जम गया। खौफ की सर्दी सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गई। दहशत और बेबसी के एहसास ने खून रगों में मुंजमद कर दिया और वो मुंह से हाथ हटने तक बेहोश हो चुकी थी। रूहान ने उसके बेसुध वजूद को बाहों में उठाकर सड़क पर खड़ी अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया और अंदर बैठकर चाबी इग्निशन में घुमाई। लैंड क्रूजर बर्क रफ्तारी से रेस्ट हाउस की जानिब रवां हो गई। बैक मिरर से कबीशा को कभी कभार देखते हुए उसके लब सख्ती से भींचे थे। बारिश में उसके एडवेंचर ने रूहान को हिला कर रख दिया था। खिलाफे मामूल आज जल्दी लौटने पर कबीशा को कमरे के अंदर ना पाकर उसने पूरा रेस्ट हाउस छान मारा। जब मुराद बाबा की बेटी ने बताया कि वो तो सैर को निकली हुई है, अकेली ही, उसे ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। रूहान के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसको तलाश करते हुए उसका इज़्तिराब पहले परेशानी में ढला, फिर दुआओं में बदल गया और जब बेहद बेबसी और खौफ से उसके सलामत और महफूज मिलने की दुआ करते उसकी आंखें नम हुईं, कबीशा की फलक शिगाफ चीख ने उसके निढाल वजूद में बरकी लहर दौड़ा दी। भागते हुए इस आवाज़ की समत लपका। थोड़ी देर बाद वो दोनों हाथों से लरजती टांगे पकड़े, आंखें बंद किए चीखती दिखाई दी। करीब पहुंचने पर होशो हवास से बेगाना उसकी बाहों में झूल गई। कबीशा को होश आया तो वो कंबल के अंदर लिपटी थी। आतिशदान में कोयलों के मुसलसल दहकने से कमरा गर्म हो गया था। रूहान सामने ही गर्म चादर टांगों पर डाले रॉकिंग चेयर पर बैठा उसी को देख रहा था। सब कुछ याद आते ही उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा। उसके सरहाने की तरफ खड़ी नर्स ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका बीपी दोबारा चेक किया। रूहान उसे छोड़कर वापस अंदर आया तो वह तकिए से टेक लगाए बैठी थी। वो लाशऊरी तौर पर रूहान की डांट डिपट सुनने की मुंतज़िर रही, मगर वो कुछ न बोला। जब वो खाना वगैरह खाकर सोने लगी तो रूहान ने संजीदगी से उसको पुकारा। कबीशा के एहसासात चुकन्ना हो गए। अपना सामान पैक कर लेना, सुबह या परसों हम वापस आ रहे हैं, कहकर रूहान ने आंखें मूंद ली थीं। कबीशा के लिए यह खामोशी पुर इसरार थी। उसकी गलती पर डांटा तो कुजा, उसने तो कुछ पूछा तक ना था। वापसी के सफ़र में उसे मुखातिब किए बिना सारा रास्ता रूहान रिजर्व अंदाज से ड्राइविंग करता रहा। पिंडी वापस आकर भी इनके दरमियान जारी सर्द महरी मौजूद रही। इसी कशमकश के दौरान कबीशा के पेरेंट्स भी वापस पाकिस्तान आ गए। इनके आने से एक दिन कबल रूहान से मिलने उसके दोस्त और उनकी वाइफ चले आए। आंटी और अंकल इनके पास ड्राइंग रूम में बैठे थे। रूहान ऑफिस में मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से अभी घर ना पहुंचा था। कबीशा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो बेसाख्ता चौंकी। सामने सोफे पर खूबरू से मर्द और दो बच्चों के साथ बैठी वही औरत थी जिसे उसने KFC में रूहान की हमरा देखा था। इसी हैरत में डूबे वो चंद लम्हे उसे देखती रही। आंटी राहीला ने इन्हें मुतारिफ करवाया और कबीशा को बताया, कबीशा रिमशा और शाहिद की लव मैरिज है। इन दोनों के घर वाले बिल्कुल राज़ी नहीं थे। इन्होंने कोर्ट मैरिज की और अब इतने अरसे बाद दो बच्चे साथ लेकर ये दोनों शिकागो से पाकिस्तान आए तो रूहान की कोशिशों से इनकी अपनी फैमिली से ताल्लुकात कायम हो गए। इस वक्त ये अपने दोनों तरफ के अजीज़ों से खुशगवार रिश्ते जुड़ने पर बेहद खुश हैं। कबीशा को अब अपनी बदगुमानी पर तासुफ हुआ और दिल को पेशमानी ने आ घेरा। रिमशा उसका बेडरूम देखने की ख्वाहिशमंद थी। कबीशा उसे साथ लेकर अपने कमरे में चली आई। रिमशा उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठते हुए बोली, कबीशा मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब मैं शाहिद के साथ पाकिस्तान आई तो अकेली होने की वजह से खासी प्रॉब्लम थी। शाहिद रूहान के साथ अपने घर वालों को मनाने में लगे थे। एक दिन मेरा मोबाइल नीचे गिरकर ख़राब हुआ तो शाहिद ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया कि मैं इसे इस्तेमाल कर लूँ। दूसरे दिन शाहिद बच्चों को साथ लेकर अपने पेरेंट्स से मिलवाने जा रहे थे। रूहान इनके साथ ही था। रूहान का मोबाइल डाइनिंग टेबल पर रह गया था। मैं इन्हें मोबाइल देने के लिए उठी तो उसी वक्त तुमने कांटेक्ट किया। तुम्हारे
روحان کے متعلق اس رفتار پر میں نے جب یہ کہا کہ میں روحان کی مسز ہوں تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ محض شرارتاً کہا گیا میرا یہ جملہ تم دونوں کے درمیان کتنے فاصلے پیدا کر دے گا۔ بعد میں ریسٹورنٹ میں جو کچھ ہوا اس پر مجھے دکھ ہوا، مگر فوراً واپس شکاگو جانے کی وجہ سے میں تمہاری غلط فہمی دور نہ کر سکی۔ تم دونوں ریسٹورنٹ سے نکلے تو اس کے 1.5 گھنٹے بعد ہماری فلائٹ تھی۔ گزشتہ ہفتہ ہم پاکستان پہنچے تو تب سے میں تم سے مل کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ تم دونوں میرے لیے بہن بھائی جیسے پرخلوص ہو، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تمہارے درمیان ناراضگی آئے۔ رمشا کے سمجھانے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے محض ایک فون کال اور سرسری سی ملاقات پر اتنا غلط مطلب لیا تھا اور اتنے پیارے تعلق کو سختی سے رد کر دیا تھا۔ اس نے شرمساری سے سوچا۔ روحان کے آنے پر وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو کبیشہ سوچتی رہ گئی روحان سے کس طرح اپنی غلطی پر ایکسکیوز کرے۔ رات اسی الجھن میں کٹی۔ دوسرے دن امی پاپا واپس آ گئے، وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ روحان بھی ایئرپورٹ سے وہیں گیا۔ شام تک رہا، گھر جانے لگا تو اسے جھوٹے منہ بھی چلنے کو نہ کہا۔ اسے میکے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چلے تو روحان نے پھر چکر لگایا۔ کبیشہ کو اس کی آمد کی اطلاع نے شاداں فراہم کر دیا تھا۔ اپنا جدید اور اسٹائلش سا ڈریس پہن کر وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی اور خوشبو میں بسی جب ڈریسنگ روم سے نکل کر لاؤنج کے راستے سے ڈرائنگ روم میں آئی تو روحان وال پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ آہٹ پر مڑ کر چند ثانیوں سے بغور دیکھا۔ کتنی مطمئن اور مسرور ہے یہ مجھ سے دور ہو کر، چہرے اور وجود پر کتنی رونق اور بشاشت ہے۔ یہ لباس اور سجاوٹ تو شادی کے بعد دیکھنے کو ترس گیا تھا میں، جو اب تم نے دکھائی دیے۔ روحان کے اندر ملال بکھرنے لگا۔ بڑی دقت سے خود کو سنبھال کر وہ حتل مکان لہجہ خشک کرتے سنجیدگی سے گویا ہوا، پریشان مت ہونا، میں تمہیں لینے نہیں آیا، تم یہیں رہو، 1 سال 2 سال 10 سال یا اس سے بھی زیادہ، جب تک تمہارا دل چاہے۔ میں اختیار دیتا ہوں کہ جب تک تمہارا دل میری محبت کے لیے نہ تڑپے مت آنا۔ اگر گزرتے ماہ سال بھی تمہارے اندر لچک پیدا نہ کر سکیں، تمہارا فیصلہ یہی رہا تو میں تمہاری خواہش کے مطابق علیحدگی کا فیصلہ کر دوں گا۔ کہہ کر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کو رکا نہیں، بلکہ تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا اور وہ حیرت اور صدمے کی شدت سے ناسمجھی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ سماعت سنے گئے الفاظ کو قبولنے میں ہلکان تھی۔ اس نے معافی اور صفائی کا موقع دیے بغیر فیصلہ سنا دیا تھا اور وہ کچھ کہہ تک نہ سکی کہ 10 سال نہیں، میں تو ایک پل میں بدل گئی، مگر تمہاری شک اور کردار کشی نے کرنے کا جرم شاید کبھی معاف نہ کروا پاؤں۔ دسمبر کے آخری دن تھے، سردی بہت پڑ چکی تھی۔ اسے میکے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چلے تھے۔ روحان روز آتا تھا، اس سے بولتا تھا، نہ چلنے کو کہتا، امی پاپا کے پاس بیٹھتا اور چلا جاتا۔ کبیشہ کی ندامت بے چینی میں بدل چکی تھی۔ 31 دسمبر کو ان کا نکاح ہوا تھا۔ اس تاریخ کو روحان بھولتا نہ تھا۔ رخصتی سے قبل وہ دونوں مل کر اپنی اس خوشی کو ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ عمار اور عائشہ بھی عید الاضحیٰ اور سال نو منانے کے لیے آ پہنچے تو کبیشہ کا اضطراب زیادہ بڑھا۔ اس کی اداسی کوئی دیکھنا جان رہا تھا کہ وہ کتنی پریشان ہے۔ اتنے دن یہاں رہنے پر امی تک نے نہ پوچھا تھا روحان سے خفگی تو نہیں ہو گئی؟ پہلے کیسے میرے ذرا بگڑنے پر یہی ایک بات کہا کرتی تھیں، اب انہیں میری پرواہ نہیں ہو رہی۔ اس نے ناراضی سے امی کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ روحان کو اس کے بغیر تنہا اور اداس کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا، مگر خفگی کے پردے کو گرانے کی کوشش کرنا خلاف انا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے عمار کو سب کچھ بتانے کا سوچا اور ساری بات اس کے سامنے رکھ دی۔ ہمیشہ کام بگاڑ کے بتاتے ہو، پہلے مشورہ نہیں لے سکتے تھے؟ عمار بگڑ کر بولا۔ یار ڈانٹ مت، اسے منانے کی کوشش کرو۔ اس کی مسلسل بے حسی اور بے رخی نے مجھے توڑ دیا تھا۔ پھر اس کا دل دہلا دینے والا فیصلہ یاد آتا ہے تو میں وہیں رہ جاتا ہوں۔ رات کو نیند نہیں آتی تو دل کرتا ہے کہ سب کچھ بھلا کر اسے زبردستی لے آؤں، مگر یار ایک بار پہلے بھی معاملہ سلجھانے کی کوشش میں اسے خود سے متنفر کر چکا ہوں، اتنا کہ وہ الگ ہونا چاہتی ہے۔ روحان اداسی سے بولا۔ واٹ؟ عمار حیرت اور صدمے سے چلا اٹھا۔ روحان ایک سرداہ کھینچ کر رہ گیا۔ عمار نے تفکر سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور دوستانہ تھپکی سے روحان کا شانہ سہلا کر بولا، ڈونٹ وری، میں کچھ کرتا ہوں، تمہیں کچھ دن صبر کرنا ہوگا۔ روحان نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ میکے میں ملنے جلنے والے حیرانی سے کبیشہ کے نہ جانے پر استفسار و تشویش کرنے لگے، بلکہ کئی جگہوں سے تو چہمگوئیاں سنائی دینے لگیں۔ عید الاضحیٰ سر پر تھی اور ایسے میں اس کا بجائے سسرال کے میکے میں رہنا لوگوں کے لیے معنی خیز تھا۔ عائشہ اسے سمجھا رہی تھی، آپ کو خود چلے جانا چاہیے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زندگی داؤ پر نہیں لگائی جاتی۔ روحان بھائی اتنے ڈیسنٹ بندے ہیں، تھوڑے غصے والے ہیں، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اور جہاں محبت ہو وہاں انا کی بات نہیں چلتی۔ بعض اوقات ہم محض اپنے اکھڑ پن یا ناسمجھی میں اپنے ہاتھ سے سب گوا دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایسا وقت آنے سے آپ سنبھل جائیں، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ عائشہ نے بہت ملتجیانہ انداز میں کبیشہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کبیشہ نے جواب نہیں دیا تھا، بس سلگتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ 31 دسمبر کا سورج اپنی تمام تر ہنگامہ آرائی لے کر طلوع ہوا تھا۔ عمار اور عائشہ نے خصوصی تیاری کی تھی۔
न्यू ईयर नाइट मनाने की, जबकि कबीशा की बेचैनी हद से सिवा थी। गुजरता हुआ हर पल उसे मजीद इज़्तिराब अता कर रहा था। दिल के इर्द गिर्द पेशमानी बढ़कर दर्द बन गई थी। उसे कहना पलट आए, अब तो जुदाई दर्द बनती जा रही है। फ़ज़ा में नए साल की आमद का जश्न मनाने के लिए गुब्बारे छोड़े हुए थे। छतों और बाज़ारों में खुशबाश चमकते चेहरे एक दूसरे से मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे तो अलविदाई कलमात कह रहे थे। उसके अपने घर में भी सब छत पर चढ़े एंजॉय कर रहे थे। रात के वक्त जिंदा दिल लोगों ने रंग और रोशनी का सैलाब बहा दिया था। कबीशा भी सबके कहने पर ऊपर आ गई थी। रोहान ने साले 9 के तोहफे में उसे गोल्ड का सेट गिफ्ट किया था। उसे पाकर कबीशा को उदासी और तन्हाई का एहसास और भी सताने लगा। क्या वो उस दिन को, इससे वाबस्ता खूबसूरत यादों को और अपनी ज़िंदगी में आने वाले एक सजीले से शख्स को भुला सकती थी? एक मोहब्बत बख्श एहसास के लम्स को, जिस्म को ज़िंदगी अता करते जज्बा मोहब्बत को भुलाने पर दिल कादिर था। बहुत मुश्किल था अपने दिल, अपने जज्बों पर पल पल सताती ख्वाहिशों से मुंह मोड़ना। कबीशा जैसी हसास लड़की के लिए जो मोहब्बत की कदरों कीमत से भी वाकिफ़ थी और तलबो अता के जादू असर लम्हों की गिरफ्त में भी आ चुकी थी, वो अपने तनहा बेकरार दिल को समझाते समझाते थक रही थी, जो रूहान मलिक के लिए बुरी तरह बेताब हो उठा था। 12 बत्ती फ़ज़ा पटाखों फायर की बेतहाशा आवाज़ों से गूंज उठी। कबीशा ने दुखती आंखों से देखा कितने जोड़े मुतमईन और पुरसकून साथ खड़े मुस्कुराते ज़िंदगी को हसीन बना रहे थे। वो छत के कोने में खड़ी आंसू पहुँचती बेअख्तियार होकर नीचे आ गई। यार, या जो भी छोड़ के चले जाते हैं इन्हें नींद कैसे आती होगी। यारों का जो दिल तोड़ के चले जाते हैं इन्हें ज़िंदगी रुलाती होगी। लाउंज में सिंगल सोफे पर बैठी वो अपनी शादी का एल्बम देख रही थी, जबकि समातों में न्यू ईयर के सिलसिले में बर्पा शोर की हमरा किसी की शिकवा की ना आवाज़ बहुत शिद्दत से उभरी थी। मोहब्बत के दिसंबर में अचानक जैसे तपता जून आया है, तुम्हारा ख़त नहीं आया, ना कोई फ़ोन आया, तो क्या तुम खो गए? अजनबी चेहरों के जंगल में मुसाफिर मिल गया कोई, किसी मंजिल किसी पल में अकीदत के सुनहरे फूल चुपके से किसी ने बांध डाले आके आंचल में, यकायक मोड़ कोई आ गया चाहत की मंजिल में। ख्याल वादा बर्बाद थी, तुमको नहीं आया, तो क्या मैं याद भी तुमको नहीं आया। आंसू रेशमी पलकों का बंद तोड़कर बह रहे थे। उसके चेहरे पर मलाल और गम की इंतहा कैफियत रकम थी कि मुसलसल बजते फ़ोन की बेल पर वो कॉल अटेंड करने के लिए उठी और थके थके अंदाज से रिसीवर उठाया। रूहान को फायर लग गया। कैसे? वो ठीक तो है ना? दूसरी तरफ से लर्जा देने वाली खबर सुनकर वो बदहवासी से चीखी, भाभी प्लीज़ कूल डाउन, बी ब्रेव, आप फ़ौरन आ जाए। दूसरी तरफ से अमार ने रुसान से कहा। कबीशा के जिस्म से जान निकलती जा रही थी। उसने पूरा मुंह खोलकर अम्मी को आवाज़ें दी, पापा को पुकारा। उसके चेहरे को गर्म आंसू मुसलसल भगो रहे थे। वो पापा को आते देख तड़प कर आगे बढ़ी और इनके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। रूहान के मुतल्लिक से सकते हुए बताया। अम्मी कबीशा को चुप करवाने लगी। पापा अपनी गाड़ी पोर्ट से बाहर निकालने लगे। कुछ देर बाद वो सब लोग रूहान के घर जा रहे थे। कबीशा बार बार आंसू साफ कर रही थी। गुस्सा और नाराज़ी सब भुलाकर उसकी ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआगो थी। उसके कपकपाते लब खुदा से अपने हमसफ़र की दराजी उम्र और तंदुरुस्ती मांग रहे थे। उसके दिल में बस एक तलब थी, रूहान मलिक को पाने की तलब। आंखों में बस एक प्यास थी, अपने महबूब को देखने की प्यास। गाड़ी अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंची तो कबीशा का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। अब रूहान ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रहा है। कबीशा के धुआंधार रोने पर सईद साहब और राहीला बेगम ने तसल्ली दी। वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा ऐसा से खुला था। रूहान कंबल ओढ़े अपने बेड पर बेखबर लेटा था। सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर गज़ब की मासूमियत और बेनियाजी का आलम था। वो बेसाख्तगी से करीब आई। रूहान, देखिए मैं आ गई हूँ, हार गई हूँ। आपकी शिद्दतों ने मुझे ज़ेर कर दिया है। अब मैं कभी आपको छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आंखें खोलें प्लीज़। आंसू से बोझल पलकें उठाकर उसने रूहान के वजी चेहरे को बहुत महवियत से देखा और अपना सर उसके कुशादा सीने पर रख दिया। प्लीज़ आंखें खोलें, एक बार कह दें आपने मुझे माफ़ कर दिया। रूहान ने नीमवा पलकें मूंद लीं। कबीशा उसके सीने से लगी थी। बेपनाह खुशकुन तासुर ने उसका दिल गुजाज कर दिया। उसने दोनों बाजू धीरे से उसके गिर्द बांध दिए तो कबीशा ने चौंक कर सर उठाया। वो बड़ी दिलकशी और महवियत से देखते हुए भरपूर अंदाज से मुस्कुरा रहा था। कबीशा को यकयक अपने बेवकूफ़ बनाए जाने का एहसास हुआ तो कंबल खींचकर परे फेंका। वो अच्छा भला आराम से लेटा था, किसी जख्म का निशान तक ना था। शर्म नहीं आई आपको ऐसा भोंडा मजाक करते हुए? इतना परेशान और रंजीदा किया मुझे। वो उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली। इसके अलावा अमार को और कोई प्लान ऐसा नहीं लग रहा था जिससे तुम आ सको। रूहान ने उसके हाथ को पकड़कर हंसते हुए कहा। अमार भी साजिश में शरीक था। बदतमीज़, इसका तो मैं इलाज करूंगी। कबीशा ने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात से कहा। ना सिर्फ अमार बल्कि हम दोनों की फैमिलीज़ भी। वैसे यार, गलत किया है इन्होंने, तो अच्छा किया कि हमें मिलाने का सोचा। और तुम? रूहान ने अंगर शहादत से उसकी थोड़ी को छूकर चेहरा ऊंचा किया। सच बताओ, आज मुझे मिलने को दिल चाहा था ना, तो आई भी मैं हूँ, आप तो नहीं आए। कबीशा खफगी से बोली। बुलाया तो मैंने था ना, और तुम्हारे आने से ही तो मुझे तुम्हारी पोशीदा चाहत और खूबसूरत एतराफ़ का तोहफ़ा मिला है।
रोहान ने उसके रेशमी बालों की लट होंठों से लगाई तो कबीशा के चेहरे पर हिजाब तबस्सुम खुल गया और चेहरे पर धनक उतर आई। रोहान ने अपने पुरतहफ़्फ़ुज़ हिसार में घिरी नाजुक मिजाज हसीना को बेहद तमानियत और सुकून से देखा, जो दूरियों को ख़त्म करके मुकम्मल इत्मीनान और खुशी से साले नौ का तमाम तर हुस्न उसे दे गई थी। शादी की सालगिरह मुबारक हो और नया साल भी। रोहान ने उसकी जबीं पेशानी को चूमकर कहा तो वह सरशारी से बोली, खुदा करे कि हम आने वाले तमाम सालों की सुबह और शामें एक साथ देखें, आमीन। रोहान जज्ब से बोला। बेरंग और उदास जिंदगी फिर खुशबू से फ़ज़ा मुअत्तर करने लगी और हवा खुशगवार लय में गुनगुना उठी। मध्यम सुरों के साथ कहीं से बहुत दिल छू लेने वाली आवाज़ इनकी धड़कनों से हम आहंग होकर माहौल पर छा गई और ज़िंदगी का हुस्न बढ़ने लगा।